हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड त्यान त्यान को देखते हैं, जिसे कुछ लोग जबरदस्ती बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करा देते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने वाले थे, पर वो कैसे न कैसे करके उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग जाती है और उनसे बचने के लिए एक दूसरे रूम में घुस जाती है, जहाँ पर हमारा मेल लीड निंग पहले से ही था और उसे भी किसी ने ड्रग दिया था और फिर दोनों ही वहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखा जाता है। उस नाइट के बाद त्यान त्यान प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे एक बेबी हुआ था, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर उसके बच्चे को जबरदस्ती ले जाकर एक वैन नाम की लड़की को दे देती है। त्यान उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि तुम कौन हो, मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो, मुझे वापस दो। और वो कहती है तुमने एक ऐसे इंसान के साथ नाइट स्पेंड किया है जिसके साथ तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसने कहा था ये करने के लिए, कहकर उसके बेबी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो त्यान भी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाती है और फिर जैसे ही डॉक्टर वहाँ आता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरी साइड निंग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से जा रहा था, तभी उसे एक अबंडन बेबी मिलता है जिसे वो अपनी गाड़ी में लेकर आ जाता है और वो दोनों ही उसके पेरेंट्स पर गुस्सा कर रहे थे कि पता नहीं वो कैसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेबी को ऐसे बारिश में अबंडन छोड़ दिया है। और फिर निंग डिसाइड करता है कि आज से वो बेबी उसी का है और उसका नाम जाओचन दे देता है और सोचता है कि वही उसे राइज करेगा, सोचकर उसे वहाँ से ले जाता है। उनके जाते ही त्यांग तन अपनी बेबी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है, पर उसे उसकी बेबी नहीं मिलता और उसे अस्थमा प्रॉब्लम भी था, इसलिए वो इस सब टेंशन की वजह से बेहोश हो जाती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने आप को संभाल कर अपनी करियर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करती है और अच्छी खासी करियर बना लेती है। इस सब के लिए उसे 6 साल लग जाते हैं और फिर हमें 6 साल के बाद का सीन दिखा जाता है। अब तक तो जाओचन भी बड़ा हो गया है और वो स्कूल में एक इवेंट में था और इसे कोई और नहीं बल्कि त्यान त्यान ही होस्ट कर रही थी। वहाँ पर हो रहे गेम में जाओचन भी पार्टिसिपेट करता है और वो जीत जाता है। उसे देखकर त्यान त्यान को कुछ फेमिलियर सा फील होता है, पर वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके उससे बात करती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इनमें से रियल मदर कौन है। तो बताता है कि वो माइंड रीड कर सकता है इसलिए। तभी दूसरा एक बच्चा कहने लगता है कि तुमने चीटिंग किया, तुम्हारी तो कोई मॉम भी नहीं है। ऐसा कहकर उसे क्रिटिसाइज करने लगता है। तो वो कहता है कि किसने कहा कि मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम है, मैं जरूर अपने मॉम को ढूंढ लूंगा। कहते हुए उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे भी अस्थमा था। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से उसे साइड पर ले जाकर उसकी केयर करने लगती है। निंग भी वहाँ था और वो उन्हें देखकर कुछ मिसअंडरस्टूड कर लेता है और वो जल्दी से जाकर जाओचन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर त्यान पर चिल्लाता है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। तभी असिस्टेंट बताता है कि ये निंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और जाओचन इसी का सन है, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना होगा कि तुम क्या कर रही थी। वो कुछ सोच रही थी इसलिए कुछ नहीं कह रही थी, तो निंग उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी जाओचन उसे रोकता है और कहता है कि आप मेरी मम्मी को ऐसे बुली नहीं कर सकते और बताता है कि उन्होंने मुझे सेव किया है। ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर त्यान जाओचन से कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ। और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और निंग से कहता है डैड आपकी कोई वाइफ नहीं है तो यही मेरी मम्मी होगी, या आप इन्हें मेरी मम्मी नहीं बनने देंगे। कहकर वो तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगता है और इसी बीच त्यान जाओचन के हाथ पर बदमार्क देख लेती है और याद करती है कि ऐसा ही बदमार्क उसके बेबी पर भी था और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग गाड़ी में जा रहे थे तो जाओचन मन ही मन कहता है कि डैड आप मेरे लिए जल्दी से मम्मी लेकर आओ वरना मैं घर से भाग जाऊंगा। तो वो भी मन ही मन कहता है कि तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो। जाओचन कहता है आप इतने ओल्ड हो गए हो फिर भी आपके पास कोई वाइफ नहीं है, पर मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है, तो आप थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाओ। वही त्यान को लग रहा था कि जाओचन को अस्थमा है और सेम टू सेम बदमाश भी है, तो क्या ये मेरा बेबी हो सकता है। तभी निंग उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए माफी मांगता है और जाओचन को सेव करने के लिए थैंक यू भी कहता है। तो वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वो उसे पूछ ही लेती है कि जाओचन को जो अस्थमा है क्या वो उसकी फैमिली में से आई है। निंग कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम उसके फादर हो, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा, और आज इतना सब कुछ हो गया उसकी मॉम क्यों नहीं आई। पर निंग कुछ नहीं पता था और कहता है कि इसे बचपन में बहुत ही ज्यादा इलनेस हो गया था जिस वजह से इसे अस्थमा हो गया है, इसे फैमिली मेंबर का कोई लेना देना नहीं है। तभी त्यान को लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ये बस एक कोइंसिडेंट है। और फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो त्यान कहती है कि अब जाओचन ठीक है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए कहकर जा रही थी, पर जाओचन उसे रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे लगता है कि त्यान नहीं रुकने वाली तो वो एक्टिंग करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, डैड मुझे अब्यूज करते हैं और मुझे खाने के लिए भी नहीं देते। ये सुनते ही वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम तो एक सीईओ हो, तुम बच्चों को अब्यूज कैसे कर सकते हो। ये सुनकर तो वो भी शॉक था और उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैंने कब तुम्हें अब्यूज किया। ये देखकर त्यान कहने लगती है कि तुम ये छोटे से बच्चे से कैसे बातें कर रहे हो। वो कहता है तुम देख नहीं रही हो कि मैं उसका कितना केयर करता हूँ, मैं उसे अब्यूज कैसे कर सकता हूँ। त्यान कहती है ठीक है मैं देख लेती हूँ कि तुम कैसे केयर करते हो, कहकर जाओचन को लेकर अंदर चली जाती है। तो वो निंग को चिढ़ा रहा था। उसके बाद निंग जाओचन के लिए मिल्क बना रहा था जो उसे आ ही नहीं रहा था, फिर भी वो कैसे न कैसे करके बनाकर उसे देता है और फिर कुकिंग के लिए वेजिटेबल्स कट कर रहा था। ये देखकर त्यान कहती है मैंने देख लिया कि तुम कैसे केयर करते हो और ये बिल्कुल भी उसके लिए सेफ नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे नाइफ लेकर खुद ही कुकिंग करने लगती है। ये देखकर निंग सोच रहा था कि घर में एक वुमेन का होना कितना अच्छा होता है। तो जाओचन उसे ऐसे देखकर कहता है कि लगता है आप भी मम्मी को लाइक करने लगे हो। तो वो जल्दी से उसे चुप कराता है और कहता है आज
आज फर्स्ट टाइम ही तो उसे मिलना हूँ, पहली बार में उसे कैसे लाइक करने लग जाऊंगा। और वैसे तुम मेरे अरेंज मैरिज करवाने के पीछे क्यों पड़े हो? जाओचन कहता है क्योंकि मुझे एक मॉम चाहिए, और बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था, पर उसे तो सब कुछ पता था और वो मजाक मजाक में उसे मारता है। त्यांतियान ये देख लेती है और कहती है कि तुम हमेशा बच्चे को ऐसे कैसे बुली कर सकते हो? निंग कहता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे। और फिर जाओचन त्यांतियान का बना हुआ खाना खाता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम हमेशा मुझे ऐसे खाना बना कर दे। इतनी तारीफ सुनने के बाद निंग कहता है मैं भी तो देखूं कि ये कितना डिलीशियस बना है, कहकर वो टेस्ट करने वाला था, पर जाओचन उसे नहीं देता और कहता है कि ये मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया है। तो वो कहता है कि मत भूलो कि मैं तुम्हारा फाइनेंशियल स्पॉन्सर हूँ, मेरे बिना तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। तभी त्यांतियान कहती है कि तुम बच्चे को ऐसे रेस करते हो। तो वो कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम्हारे पास भी बेबी है। ये सुनकर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो निंग पूछता है क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं? इतने में वही लड़की वैन उन दोनों को बुलाते हुए आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर जाओचन कहता है हमें मम्मी को प्रोटेक्ट करना होगा, कहकर उसे गेस्ट रूम में ले जाते हैं। और निंग कहता है थोड़ी देर तुम्हें यहाँ रुकना होगा, कहकर वो डोर लॉक कर देते हैं। त्यांतियान तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। और फिर वो देखती है कि वहाँ पर कुछ गर्ल्स के कपड़े हैं। ये देखकर उसे लगने लगता है कि निंग की एक वाइफ भी है और उसने ट्रिक करके उसे घर में बुलाया है और उस पर गुस्सा कर रही थी और सोचती है कि मुझे उससे डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। वही वैंग निंग से कह रही थी कि मैंने सुना है कि आज स्कूल इवेंट में जाओचन को अस्थमा अटैक आया था, अभी वो कैसा है? मुझे लगता है कि उसे एक मॉम की जरूरत है जो उसकी केयर कर सके। तभी वो कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक मॉम है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि इसके कहने का मतलब क्या है, पर निंग कहता है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। वो कहती है ऐसे कैसे कर सकते हो कि ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स्ड हुई है और मैं यहाँ रहती भी हूँ। तो जाओचन उसका सारा टॉय उसे वापस करते हुए कहता है इसे तुम वापस ले जाओ और तुम यहाँ नहीं रह सकती, वरना मेरी मम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सुनकर वैन उसे पूछती है कि कौन है वो लड़की? निंग कहता है कि कोई नहीं है, बस तुम ओवर थिंक कर रही हो, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं उसके बारे में पता लगा ही लूंगी। उसके जाते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उन्होंने उसे भगा दिया। और फिर जाओचन कहता है कि गेस्ट रूम में जो आंटी का सामान है उसे देखकर मम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, आपको जल्दी से जाकर एक्सप्लेन करना होगा, कहकर उसे ले जाता है। निंग जैसे ही अंदर जाता है तो वो एक्सीडेंटली तिंगतियान के ऊपर गिर जाता है। तो जाओचन कहता है अब दोनों कंटिन्यू कीजिए, कहकर दरवाजा बंद करके चला जाता है। इसी बीच दोनों क्लोज जाते हैं तो दोनों को ही लगता है कि शायद वो 6 साल पहले वाला पर्सन है। और फिर जल्दी से निंग दूर होता है और पूछता है क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? तो वो सोचती है कि अगर ये 6 साल पहले वाला पर्सन हुआ भी तो अभी हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक वाइफ है। सोचकर वो मना कर देती है कि तुम तो एक प्रेसिडेंट हो और मैं एक ऑर्डिनरी से गर्ल, हम दोनों कैसे पहले मिल सकते हैं? पर मुझे लगता है कि तुम्हारे आसपास बहुत रेयर लड़कियां होंगी ना। और फिर निंग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर त्यांतियान कहती है मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी एक मैरिड मैन जिसका बच्चा भी है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर उसे हिट करके वहाँ से चली जाती है। और जाकर जाओचन से भी कहती है कि वो जा रही है और उसे जब भी टाइम मिलेगा वो उससे मिलने आ जाएगी। तो वो कहता है कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी है, तो क्या आप वहाँ आओगे? तभी वहाँ पर निंग भी आ गया था। तो वो कहती है अगर तुम अपने डैड को रोकने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आऊंगी। तो वो ऐसा ही करता है और निंग को रोकता है और कहता है कि मम्मी आप यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और फिर नेक्स्ट डे किंडरगार्टन में जाओचन के फ्रेंड्स उसे बुली कर रहे थे कि तुमने झूठ बोला, तुम्हारी मॉम नहीं है, वो नहीं आने वाली, गेम तो बस शुरू ही होने वाला है, कहाँ है वो? इतने में निंग वहाँ आ जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि तुम इन लोगों की बात मत सुनो, देखना गेम में हम ही फर्स्ट आएंगे। पर जाओचन कहता है कि मुझे मम्मी चाहिए, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आज जरूर आएंगी। तभी यहाँ पर फाइनली त्यांतियान आ जाती है तो जाओचन उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर गेम स्टार्ट होता है जिसमें त्यांतियान गिरने वाली थी पर निंग उसे संभाल लेता है और फिर फाइनली उनकी टीम जीत जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जाओचन उन दोनों को किस करता है और कहता है कि आप दोनों मुझे किस नहीं करोगे? तो वो दोनों उसे किस करने वाले थे पर वो पीछे हट जाता है, इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो भी पेरेंट्स थे वो लोग कहने लगते हैं कि हमने तो कभी मिस्टर निंग के वाइफ को नहीं देखा, लगता है कि ये कोई मेड है जिसने मिस्टर निंग को सेड्यूस किया है। ऐसा कहते हुए उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और एक मैन तो त्यांतियान के कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर रहा था, पर निंग उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे अच्छा खासा जवाब दे देता है। और जाओचन भी उस लड़के का माइंड रीड करके उसके मन में जो भी चल रहा है उसकी वाइफ को बता देता है कि वो आपको अगली समझता है और वो दूसरे लड़कियों के साथ फन करने के लिए क्लब में जाता है। ये सुनते ही उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे अच्छा खासा सबक सिखाती है। ये देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। और फिर जाओचन कहता है अब तो मैं इन्हें अपनी मम्मी एडमिट कर चुका हूँ। तभी त्यांतियान कहती है क्या तुम्हारी मम्मी नहीं है? और मैंने जो तुम्हारे घर पर लड़कियों के कपड़े देखे थे क्या वो तुम्हारी मॉम की नहीं थी? तो वो मना कर देता है। और फिर निंग बताता है कि बहुत सी लड़कियां जाओशी की मॉम बनना चाहती हैं, पर हम दोनों को कोई भी पसंद नहीं आई। और उन तीनों को इतना क्लोज देखकर एक टीचर वैन को फोन करके बता देता है। तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाती है और पूछती है कि बताओ कहाँ है वो। और वो निंग के पास जाती है और उसके पास जो भी लड़की थी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सेड्यूस करने की? पर वो तो वहाँ की एक टीचर थी। तो निंग उसे माफी मांगने लगता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और वैन पर चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो भी चिल्लाने लगती है कि हमारी एंगेजमेंट फिक्स्ड हो गई है और तुम किसी दूसरी लड़की के साथ हो। निंग कहता है शायद तुम
भूल रही हो कि हमारी मैरिज हमारी फैमिली मेंबर ने डिसाइड किया है। तो वैन पूछती है कहाँ है वो वुमेन, पर वो कुछ नहीं बताता। और फिर वो देख लेती है कि जाओचैन के साथ त्यान खेल रही है। और फिर त्यान को किसी का फोन आता है तो वो साइड में जाती है बात करने के लिए, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। और फिर जैसे उसे बात करने की ट्राई करती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वैन वहाँ से भाग रही थी पर त्यान उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। पर वो कुछ नहीं बताती और कहती है मुझे नहीं पता। तो त्यान उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि 6 साल पहले तुमने क्या किया था। तो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की और ब्रदर निंग को सेड्यूस करने की। तो वो समझ आती है कि निंग इसके बारे में बात कर रहा था और कहती है सोचो अगर मैंने निंग को बता दिया कि तुमने 6 साल पहले क्या किया था, वो तो तुम्हें और भी नफरत करने लगेगा। मुझे बस इतना जानना है कि मेरा बच्चा कहाँ है, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। तो बताते है कि मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था तुम्हारे बच्चे को मारने का। और उसके पूछने पर झूठ बोल देती है कि वो निंग है जिसने तुम्हारे बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया था। यांगतान को बिलीव नहीं हो रहा था तो वो कहती है अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो जाकर उससे कंफर्म कर लो कि वो 6 साल पहले एक बार में ड्रिंकिंग कंपटीशन किया था। और बताती है कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तो वैन उसे दूर करती है और फिर त्यांतान पूछती है कि जाओसी किसका बेटा है। वो बताती है कि जाओसी मेरा और निंग का बच्चा है। त्यांतान पूछती है अगर जाओसी तुम्हारा बेटा है तो वो हमेशा ये क्यों कहता है कि उसकी कोई मॉम नहीं है और अभी तक तुमने निंग से मैरिज क्यों नहीं किया। तो वो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मैं ब्रदर निंग से बहुत ही जल्द मैरिज करने वाली हूँ, तो तुम बीच में मत आना। वो कहती है तुमने मेरे बच्चे को ले लिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सेमलेसली मुझसे ये कहने आई हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। और फिर वैन उसे 2 मिलियन देती है और कहती है कि तुम अपने पूरे लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं कमा पाओगी। तभी वहाँ पर वो दोनों भी त्यांग को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और निंग वैन को इग्नोर करते हुए उससे बात करने के लिए आता है। पर त्यांग उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जाओशी कहता है कि मम्मी आपसे हेट करती है, अब जाकर उन्हें चेस कीजिए। वही त्यांग जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट होने वाला था पर निंग आकर उसे सेव कर लेता है और कहता है तुम्हें हुआ क्या है, वैन ने कुछ कहा है क्या, तुम अचानक से मुझे हेट क्यों करने लगी। वो कहती है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें याद नहीं है कि तुमने पास्ट में क्या किया था। तो निंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे उस बारे में नहीं पता। और रही वैन की बात, वो तो हमारी फैमिली मेंबर्स ने हमारी मैरिज फिक्स की है पर मैंने उसके लिए कभी एग्री ही नहीं किया। तो वो कहती है वैन क्या तुम्हारे पास्ट में तो और भी अफेयर्स रही होंगी। निंग कहता है जब से हम मिले हैं तब से बोल रहा हूँ कि मेरे आसपास और कोई लड़की नहीं है। त्यांतान कहती है अगर ऐसी ही बात है तो जाओशी कहाँ से आ गया। इस पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो त्यांतान कहती है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तो मिले हुए बस 2 ही दिन हुए हैं, हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी निंग कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं और जाओ से दोबारा तुम्हें बॉदर नहीं करेंगे, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही वैन और उसकी मॉम आई हुई थी। उसकी मॉम कहती है निंग तुम आ गए, आओ बैठो, मैं तुम्हें पानी वगैरह देती हूँ। तो निंग कहता है आप मेरे ही घर में आकर मुझे पानी देने की बात कर रही है। वहाँ पर निंग के ग्रैंडपा भी थे जो उसे डांटने लगते हैं कि तुम ही अपनी आंटी से कैसे बातें कर रहे हो, ये तुम्हारी फ्यूचर की मदर इन लॉ बनने वाली है। तो निंग कहता है ये आपने डिसाइड किया है, मैंने इसके लिए कभी एग्री ही नहीं किया। अभी वैन कहती है बहुत ही जल्द हम दोनों की मैरिज होने वाली है, क्या मैरिज के बाद भी इसका एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा। तो उसकी मॉम उसे शांत कराती है और कहती है तुम इसके लिए चिंता मत करो, ग्रैंडपा जरूर इसके लिए कोई डिसीजन लेंगे। और फिर ग्रैंडपा निंग से कहते हैं कि हम एल्डर्स ने मिलकर तुम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स्ड की है तो तुम्हें ये मैरिज करना ही होगा। तभी जाओशी उनके पास आता है और कहता है कि आप डैड को इस मैरिज के लिए फोर्स मत कीजिए, आंटी वैन एक बैड पर्सन है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी मेरे पास एक मम्मी है। ये सुनते ही ग्रैंडपा निंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि कौन है वो लड़की, किसके बारे में ये बात कर रहा है, हमने पहले ही वैन को अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया है और तुम्हें भी ये बात माननी होगी। ये सुनते ही जाओशी ग्रैंडपा पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो घर से भाग कर आ गया था और जैसे ही त्यान को देखता है उसके पास जा रहा था तभी रास्ते में उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में त्यान उसकी ड्रेसिंग कर रही थी और पूछती है कि तुम अकेले घर से बाहर क्या कर रहे थे। जाओशी बताता है कि ग्रैंडपा डैड को आंटी वैन से मैरिज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं घर से भाग कर आ गया। और फिर त्यान उससे पूछ ही लेती है कि तुमने अपने बायोलॉजिकल मदर के बारे में कभी नहीं बताया, कौन है वो। तो वो कहता है वो तो आप ही हो ना, कहकर उसे हक कर लेता है। और फिर त्यान पूछती है कि आप मुझे कब से मम्मी बुला रहे हो, तो आपको पता कैसे चला। तो जाओशी कहता है क्योंकि मैंने ड्रीम में जैसा देखा था अब वैसा ही हो। तो वो उसे हक कर लेती है और डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को ढूंढ कर रहेगी क्योंकि उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा मर गया है। वही निंग जाओशी को लेकर वरीड हो रहा था और वो असिस्टेंट को जल्द से जल्द उसे ढूंढने के लिए कहता है। तभी त्यान वैन को फोन करती है और कहती है कि जाओशी मेरे पास है, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ क्या जाओशी मेरा बच्चा है। पर वो ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसने जाओशी का किडनैप किया है और कहती है भले ही तुम मेरे और निंग के मैरिज से जलीस हो फिर भी तुम्हें जाओशी को हट नहीं करना चाहिए। वो कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैंने कब जाओशी को हट किया। तभी निंग उससे फोन ले लेता है और त्यान से कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्द से जल्द जाओशी को सेफली वापस लेकर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर दोनों जाओशी के आने का वेट कर रहे थे। तो वैन कहती है तुम ज्यादा वरीड मत हो, उसकी कोई हिम्मत नहीं होगी जाओशी के साथ कुछ करने का। तभी वहाँ पर त्यान जाओशी को लेकर आ जाता है तो निंग उसे देखकर खुश हो जाता है और फिर त्यान पर चिल्लाने लगता है कि पता नहीं मैंने तुम्हें कब ऑफेंड कर दिया है जो
तुम ये सब कुछ कर रही हो। तभी जाओशी कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, और वो सच बोलने ही वाला था पर वैन उसे चुप करा देती है और कहती है यहाँ बहुत ही डेंजर है, मैं कार में लेकर जाती हूँ कहकर ले जाती है। तो त्यान भी वहाँ से जा रही थी पर निंग रोकता है और कहता है मैं जाओशी को दोबारा तुम्हारे क्लोज नहीं आने दूंगा। तो वो कहती है तुम उसके बात पर कैसे बिलीव कर सकते हो, मुझे वरीड हो रहा है कि जाओशी का तुम जैसा फादर कैसे हो सकता है। तो वो भी कहता है कि मुझे भी वरीड हो रहा है कि जाओशी ने तुम जैसी वुमेन को अपनी मॉम रिकॉग्नाइज किया है। एक्चुअली में मैंने भी सोचा था कि तुम उसकी मॉम बन सकती हो, पर तुमने आज जो कुछ भी किया इसके बाद मैं तुम्हें कभी परसू नहीं करने वाला और मेरे सामने दोबारा कभी मत आना कहकर वहाँ से चला जाता है। वही वैन जाओशी से अच्छे से बात कर रही थी और उसे सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर निंग आता है और उसे कहता है कि मैं इस मैरिज के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और जाओशी से कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, पर वो मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग जाओशी से जाकर कहता है कि वेडिंग बस स्टार्ट होने ही वाला है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है कि आप तो आंटी वैन को लाइक नहीं करते तो फिर आप उससे मैरिज क्यों कर रहे हो। निंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे लाइक करता हूँ या नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें एक मॉम की जरूरत है जो तुम्हारी केयर कर सके। तो वो कहता है मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं आंटी त्यान को अपनी मॉम बनाना चाहता हूँ। वो कहता है तुम चिंता मत करो, वैन तुम्हारी अच्छे से केयर करेगी। और फिर उसके हाथ पर एक स्कार्फ देख लेता है तो पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो जाओशी बता देता है कि ये आंटी त्यान का है, लास्ट टाइम जब मैं इंजर्ड हुआ था तब उन्होंने इसी से ही मेरा बैंडेज किया था। ये सब जानने के बाद सोचने लगता है कि ये स्कार्फ तो 6 साल पहले वाली लड़की जैसा है, तो क्या त्यान ही वही लड़की है। पर तभी वहाँ पर ग्रूम को वेडिंग के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ चला जाता है, पर जैसे ही ब्राइड को स्टेज पर बुलाया जाता है तो वो नहीं आ रही थी। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है त्यान वैन से रिवेंज लेने के लिए उसे बेहोश करके खुद ही ब्राइड बनकर चली जाती है और फिर उनकी वेडिंग स्टार्ट होती है। निंग जैसे ही उसे रिंग पहनाने वाला था उसे फील हो जाता है कि शायद ये कोई और है। तभी वहाँ पर वैन भी ये कहते हुए आ जाती है कि ये मैरिज नहीं हो सकती। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अगर ये यहाँ पर है तो स्टेज पर कौन है। वैन को भी नहीं पता था कि वो कौन है और गुस्से में कहते हुए जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग में सब करने की। और जैसे ही उसका फेस देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है कि ये तुम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकालने वाली थी पर निंग उसे रोक देता है और कहता है ये वही लड़की है जिसे आज मैं मैरिज करना चाहता हूँ। तो वो शॉक्ड होकर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, आज तुम मुझसे मैरिज करने वाले थे और तुम भूल गए हो क्या कि इसने जाओशी के साथ क्या किया था। तभी जाओशी सच बता देता है कि मम्मी ने मुझे किडनैप नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है, मम्मी ने मुझे हर्ट नहीं किया था। तभी वैन त्यान को गुस्से में थप्पड़ मारने वाली थी पर निंग उसे रोक देता है और कहता है मैं अपनी वैन को किसी को भी टच करने नहीं दूंगा। और जाओशी भी चिल्ला रहा था कि तुम मेरी मम्मी को बुली नहीं कर सकती। तो वैन उसे कहती है 6 सालों से मैं तुम्हें राइज कर रही हूँ और कुछ दिनों से आई ये पर्सन मुझसे ज्यादा अच्छी हो गई। और त्यान पर भी गुस्सा करने लगती है कि तुम कितने सेमलेसली मेरी मैन को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है सेमलेस की बात तुम कर रही हो और जो तुमने किया था वो क्या था। तभी ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है पर इसे यहाँ से बाहर निकालो। पर तभी निंग सबको बता देता है कि 6 साल पहले उसने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था और ये वही है और वो उसे 6 सालों से ढूंढ रहा था और उसे ही प्यार करता है। ये सब सुनने के बाद त्यान पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो वो स्कार्फ को दिखाकर बताता है कि 6 साल पहले भी तुमने सेम स्कार्फ पहना था। तभी वैन त्यान के इंसल्ट करते हुए कहती है अगर तुम इससे मैरिज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये पहले पैसों के लिए बहुत सारे मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे स्कैंडल क्यों कर रही हो। तभी निंग भी उसका साइड लेते हुए कहता है कि तुम मेरी वुमेन की इंसल्ट नहीं कर सकती। पर वहाँ पर जो भी लोग थे उन्हें तो वैन की बातों पर भरोसा था और वो त्यान को गलत कह रहे थे। तभी वैन की मॉम ग्रैंडपा से कहती है आप जल्दी से इस विच वुमेन को यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए तो हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो वो निंग को ऐसा ही करने के लिए कहते हैं वरना वो उसे अपना ग्रैंडसन नहीं मानेंगे। ये सुनने के बाद त्यान वहाँ से जा रही थी पर निंग उसे रोकता है। तभी वैन कहती है तुम इस लड़की से इसलिए मैरिज करना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि 6 साल पहले यही लड़की थी। तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ कि उस रात ये नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ थी। पर निंग को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था और कहता है कि ये स्कार्फ। तो वो कहती है ऐसे सिमिलर स्कार्फ तो एक मेरे पास भी है और बहुत लोगों के पास भी होगा, तुम इतना गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो कि वो स्कार्फ इसी का था। तभी त्यान भी उसे कहने लगती है कि तुम इसकी बात मत सुनो, उस रात मैं ही तुम्हारे साथ थी, ट्रस्ट करो मुझ पर वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तभी जाओशी कहता है कि मुझे पता है कौन झूठ बोल रहा है और वो अपना मिल्क पीने लगता है। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि यंग मास्टर अब अपना मिल्क पी रहे हैं, इसका मतलब वो इनका माइंड पढ़कर बता देंगे कि कौन झूठ बोल रहा है। और फिर जाओशी वैन को ट्रिक करने के लिए कहता है कि शायद हम आप पर बिलीव कर सकते हैं। तो वो खुश होकर सोचने लगती है कि लगता है ये इतना पावरफुल नहीं है, मैं इसे इजीली फूल बना दूंगी। पर जाओशी तो उसका माइंड रीड करने के लिए ये सब किया था और कहता है अभी तक मैंने क्लियरली नहीं कहा कि मुझे तुम पर बिलीफ है क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि उस बार में तुम कभी गई ही नहीं थी। अगर गई थी तो बताओ कौन सा बार था वो, उसे तो कुछ पता ही नहीं था इसलिए वो कोई भी नाम ले लेती है। तभी त्यान कहती है कि वो नहीं था और वो रियल बार का नाम कह देती है जो सही था। तभी वैन कहने लगती है कि हाँ मुझे अभी याद आया, यही वो बार था। पर सबको तो पता चल गया था कि वो झूठ बोल रही थी। और फिर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि त्यान ही मेरी वाइफ होगी। ऐसा कहकर वो उन दोनों को लेकर
लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर सब लोग बातें करने लगते हैं कि वैन झूठ बोल रही थी। तो वो अपनी मॉम के पास आकर कहने लगती है कि आप कुछ कीजिए, पर वो तो उल्टा कहती है लगता है कि निंग मेरे सनीला होने के लायक ही नहीं है, उसका पीछा छोड़ दो कहकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी साइड निंग त्यान के क्लोज आकर कह रहा था कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, और फिर वो रुक जाता है और कहता है कि मुझे चाउशी को थैंक यू कहना होगा, उसी की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूँ, वरना शायद मैं तुम्हें मिस कर देता। तो वो उसे किस करने वाली थी पर वो पीछे हट जाता है। वो कहती है क्या तुम डर रहे हो? निंग पूछता है कि मुझे बस ये जानना है कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। पर त्यान के माइंड में तो वेन की ही बातें चल रही थी कि निंग ने उसके बच्चे को मरवाया था, और वो इस बारे में पूछने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर जाओशी आ जाता है। तो निंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर अपने ग्रैंडपा के साथ खेलो। पर वो तो कहने लगता है कि मुझे आज आप लोगों के साथ सोना है। तो त्यान भी कहने लगती है कि हाँ हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ सोना है। तो निंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिशन के हिसाब से त्यान ग्रैंडपा को टी सर्व करने जाती है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं मैं कभी इसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और बताते हैं कि कुछ दिनों में वैन यहाँ आने वाली है जाओशी का केयर करने के लिए। इससे निंग गुस्से में कहता है कि अब मेरी मैरिज हो चुका है तो वो यहाँ क्यों आएगी रहने के लिए। तो वो भी गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते, जाओशी का कोई मॉम नहीं है और बचपन से ही वैन ने उसका केयर किया है, इसलिए वो यहाँ उसका केयर करने के लिए आएगी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर त्यान बार में किसी से मिलने के लिए जाती है। उसे देखकर एक लड़का वैन को फोन कर देता है कि वो आ गई है। तो वो कहती है सही टाइम देखकर तुम अपना काम स्टार्ट कर देना। और फिर जैसे ही वो ड्रेस कॉफी लेकर जा रही थी तो वो उससे कुछ पूछने के बहाने कॉफी में मेडिसिन मिला देता है, और फिर वो उस कॉफी को ले जाकर त्यान को दे देती है। और त्यान को तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो नॉर्मली वो कॉफी पी लेती है। जैसे ही वो कॉफी पीती है उसकी तबीयत खराब होने लगता है, तो वो एक्सक्यूज करके वॉशरूम चली जाती है और अपने आप को फ्रेश करने लगती है। पर तब तक उसे पूरी तरह से नशा हो गया था, और तभी वहाँ पर वैन भी आ जाती है और उसे ले जाकर उसी बंदे को देते हुए कहती है कि इसे अच्छे से सर्व करना और इसका फोटो और वीडियो बनाकर मुझे भेज देना। तो वो लड़का उसे लेकर वहाँ से जा रहा था, पर रास्ते में वही डॉक्टर जो स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था वो त्यान को पहचान जाता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और वो उस लड़के से फाइट करके त्यान को उससे बचा लेता है और त्यान को लेकर वहाँ से चला जाता है। रूम में आने के बाद वो उसकी केयर कर रहा था, पर त्यान नशे में होने की वजह से उसके क्लोज हुए जा रही थी। वही वैन को वो बंदा फोन करके बता देता है कि उस लड़की को किसी ने बचा लिया, और उन दोनों का साथ में वाला फोटो भेज देता है। ये देखकर वो सोचने लगती है अब मैं त्यान की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी तो निंग उसे छोड़ देगा, और वो फोटो निंग को भी भेज देती है और खुश हो रही थी। वही वो डॉक्टर त्यान का केयर कर रहा था, तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और वो उसे गलत समझ लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। डॉक्टर पूछता है कि तुम कौन हो, तो निंग बता देता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, और वो उस पर गुस्सा कर रहा था। तो वो बताता है कि मैं त्यान का क्लासमेट हूँ और उसे लाइक भी करता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो उसे बाद में रिग्रेट होगा। निंग कहता है तुम मेरे ही सामने कह रहे हो कि तुम मेरी वाइफ को लाइक करते हो, तुम ये भी नहीं सोच रहे हो कि मैं क्या बोलूंगा। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, और फिर वो त्यान की केयर करने लगता है, पर वो तो उसके क्लोज हुए जा रही थी। तो वो कहता है कि होश में आओ, देखो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। पर नशे में होने की वजह से त्यान उसे किस करने लगती है, पर निंग तो गुस्से में था, इसलिए वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसे होश में लाने के लिए उस पर सवार चला देता है। और फिर वहाँ से जा रहा था, पर त्यान उसे रोक लेती है और कहती है कि अब तो मैं होश में आ गई हूँ, और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में निंग अपने असिस्टेंट से त्यान को किसने मेडिसिन दिया है इस बारे में पता लगाने के लिए कह रहा था। तभी त्यान चेंज करके वहाँ आ जाती है। तो निंग पूछता है अब बताओ कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। वो बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो वो उसे किस करने लगता है और फिर उसके गिले वालों को ड्राई करने लगता है। ये देखकर तो त्यान खुश हो रही थी कि वो कितने जेंटल है। और फिर निंग कहता है आज जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, पर निंग कहता है वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। त्यान कहती है पर अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो वैन के अलावा मुझे बुली करने का और किसी का हिम्मत नहीं होगा। वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये सब कुछ वैन ने करवाया है, लगता है कि वो तुमसे जलीस है इसलिए ये सब कुछ किया। और फिर वो पूछता है कि वो डॉक्टर तुम्हें क्यों लाइक करता है, तो वो बताती है कि वो बस मेरा एक फ्रेंड है और हम तो कई सालों से कांटेक्ट में भी नहीं थे, हर कोई तुम्हारी और वैन की तरह नहीं होता। तो वो कहने लगता है मैं बस उसे अपनी एक सिस्टर की तरह मानता हूँ। तो त्यान सोचने लगती है कि वो ऑलमोस्ट उससे मैरिज करने ही वाला था और अब कह रहा है कि वो उसका यंगर सिस्टर है। और फिर पूछती है कि तुमने मुझसे 6 साल पहले जो हुआ था उसके लिए मैरिज किया है क्या। वो बताता है कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो था, पर सिर्फ उसके लिए मैंने तुमसे मैरिज नहीं किया। और उससे पूछता है कि बताओ तुमने मुझसे मैरिज क्यों किया। त्यान बताती है ताकि जाओशी को एक मॉम मिल सके। ये सुनकर वो गुस्सा तो करता है, पर खुद को कंट्रोल करके उसे हैप्पी कॉपरेशन विश करता है। वही वैन निंग और जाओशी के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, तो मेड मना कर रही थी कि यहाँ बहुत स्मोक होता है, आपको हर्ट हो सकता है। तो वो अच्छी बनते हुए कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ निंग और जाओशी का केयर करने के लिए भेजा है, तो मैं अच्छे से उनकी केयर करूंगी। तभी मेड कहती है देखना जाओशी और मिस्टर निंग कभी ना कभी आपके एफर्ट्स को समझ ही जाएंगे। वैन कहती है पर मैं उनकी नजरों में कुछ नहीं हूँ, और कहती है कि मैं निंग को लेकर सिंसियर हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी वो वुमेन पसंद नहीं है, आप ही हमारी यंग मिस्ट्रेस बनने के वर्दी हैं। और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वही जाओशी निंग से गुस्सा होकर पूछता है कि आंटी वैन यहाँ क्यों रहने आई है, क्या आप और मम्मी साथ में नहीं रहने वाले। तो वो कहता है कि अभी अभी हमारा मैरिज
एज हुआ है, हम इसे अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो जाओशी कहता है आप इस एज में भी साफ फील कर रहे हैं, ठीक है मैं मम्मी को बुलाता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद त्यांतन वहाँ भागते हुए आती है क्योंकि जाओशी ने कहा था कि वो बीमार हो गया है और उसे ऐसे सही सलामत देखकर कहती है कि बच्चे ऐसे छूट नहीं बोलते। वो कहता है अगर आप यहाँ रहने नहीं आई तो आंटी वैन यहाँ की बॉस बन जाएंगी और वो उसे ले जाकर किचन में दिखाता है जहाँ वैन कुकिंग कर रही थी। तो त्यांतन उसके पास जाकर कहने लगती है कि तुम तो रिच लेडी हो ना, तुम कुकिंग क्यों कर रही हो, कुकिंग करने से तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े खराब हो जाएंगे। वैन कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस कपड़े ही तो हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जाओशी और निंग ने अभी तक कुछ खाया नहीं है तो उनके लिए कुकिंग कर रही हूँ, वही कर रही हूँ जो एक वाइफ और मदर को करना चाहिए। तो वो कहती है शायद तुम भूल रही हो कि निंग की मैरिज मुझसे हुई है, तुमसे नहीं। वो गुस्से में कहती है इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन उन दोनों की अच्छे से केयर करेगी। और फिर बातों बातों में त्यांतन कहती है कि लगता है तुम्हें अपनी कुकिंग पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। तो देखते हैं उन दोनों को किसका खाना पसंद आता है। और फिर दोनों कुकिंग करने लग जाते हैं और वो दोनों बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, तभी त्यांतन को चोट लग जाती है। तो जल्दी से निंग उसके पास जाकर उसकी केयर करने लगता है। ये देखकर वैन भी चोट लगने की एक्टिंग करने लगती है, पर निंग कहता है कि तुम जल्दी से कुकिंग करो, जाओशी अभी खाना खाने के लिए वेट कर रहा है। ऐसा कहकर वो त्यांतन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्से में कुकिंग करने लगती है। वही निंग त्यांतन की चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। तो जाओशी कहता है मेरे डैड आपकी कितनी केयर करते हैं, आप उन्हें किसी को भी छीनने मत दीजिएगा। तभी वहाँ पर वैन खाना बना कर ले आती है और जाओशी को टेस्ट करने के लिए कहती है। तो वो टेस्ट करके बताता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वैन भी टेस्ट करने वाली थी पर त्यांतन रोकते हुए कहती है अगर जाओशी ने बोल दिया है कि वो टेस्टी नहीं है तो नहीं है, बच्चे छूट नहीं बोलते और वैसे ही ऑब्वियस है कि तुम एक रिच गर्ल हो तो तुम्हें कुकिंग करना नहीं आता होगा। तो वो निंग से कहने लगती है कि जाओशी ये जानबूझकर कर रहा है, पर वो कहता है कि वो तुम ही थी जो यहाँ रुक कर उसकी केयर करना चाहती थी, अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। तभी त्यांतन कहने लगती है जाओशी इसे हेट करती है और ये हमारी नैनी है, ये इसके साथ गलत नहीं हो रहा। तो मना करते हुए कहती है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मैं यहाँ रुक कर जाओशी की केयर करना चाहती हूँ और वैसे जाओशी को बचपन से ही मॉम का प्यार नहीं मिला तो वो मैं उसे देना चाहती हूँ। ये सुनते ही त्यांतन कहती है कि अब मैं जाओशी की मॉम हूँ, अब मैं वो सारा प्यार मेकअप कर दूंगी। अभी जाओशी उसे घर से जाने के लिए कह रहा था तो वो निंग से कहता है कि प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। अभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा था, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता है, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर त्यांतन कहती है अगर ये नहीं जाएगी तो मैं ही चली जाती हूँ, कहकर जा रही थी। पर जाओशी उसे रोकता है और कहता है आप मत जाइए, अगर किसी को जाना है तो वो ये जाएगी। ये सुनकर तो वैन मन ही मन उस पर गुस्सा कर रही थी। अभी त्यांतन कहती है कि तुम तो एक रिच गर्ल हो ना और हमारे घर पर ऐसे सर्वेंट बनकर रहना तुम्हारे लिए अनफेयर होगा। अभी निंग त्यांतन को जेलिस करने के लिए कहता है अनफेयर तो है तो क्यों ना उसे मिसेस निंग की पोजीशन दे दिया जाए। सुनकर तो वैन खुश हो जाती है, पर त्यांतन गुस्से में कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। तो वो कहता है वैसे देखा जाए तो रियल पोजीशन तो उसी का ही था, तुमने उसे छीना है। सुनकर वो कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो निंग सोचने लगता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। त्यांतन वहाँ से जा रही थी पर जाओशी उसे रोक कर कहता है आप मुझे और डैड को उस विशेष मोमेंट के पास कैसे छोड़कर जा सकते हो, अगर आप यहाँ से चली गई तो वो मुझे बुली करेगी, क्या आप ऐसा चाहते हो। वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो और वो अंदर जाकर निंग को ये कहकर कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अपने साथ ले आती है। इससे वैन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ये सब उस जाओशी की वजह से हो रहा है, शायद मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। और फिर त्यांतन निंग को ले जाकर पूछती है क्या तुम हमारे कॉपरेशन को भूल गए हो। वो कहता है नहीं। तो वो कहती है तो फिर क्या तुम्हें रिग्रेट है कि तुम वैन से मैरिज नहीं कर पाए। निंग बताता है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। वो कहता है मुझे तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी नहीं दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे उसके डॉक्टर फ्रेंड से जलिस हो रहा था। तो त्यांतन बताती है कि वो तो हम एक्सीडेंटली मिल गए थे, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो इस बात पर गुस्सा कर रहा था कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे क्लोज है। त्यांतन पूछती है तो बताओ तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वो कहता है क्या ये तुम नहीं कर सकती, शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, बताओ तुम इसे फुलफिल करना चाहती हो या नहीं। वो सोचती है और फिर कहती है मैं जाओशी को ढूंढने जा रही हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तीनों घर में आते हैं और निंग मेट से कहता है तुम त्यांतन के सामान उसके रूम में शिफ्ट कर दो। ये सुनते ही वैन कहने लगती है तो फिर मेरा क्या होगा। निंग कहता है तुम वापस जा सकती हो, आज से त्यांतन जाओशी का केयर करेगी। वो अभी भी कह रही थी कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और 6 साल पहले मैं ही तुम्हारे साथ थी, ये नहीं। अभी त्यांतन कहती है मैं और निंग पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अच्छा हुआ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मेड वैन को कंसोल करने के लिए जाती है। वो अच्छी बनते हुए कहती है जरूर त्यांतन निंग के पैसों के लिए यहाँ आई है, तो आपको फ्यूचर में जाओशी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मेड हाँ कहती है और फिर वो उसे पैसों को काट देते हुए कहती है आपको कुछ चीजों में मेरी हेल्प करनी है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में निंग बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो गया था, तो वैन इस चीज का फायदा उठाकर वो उसके रूम में चली जाती है। अगली मॉर्निंग जैसे ही निंग जगता है तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या, और उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रही थी। निंग कहता है लास्ट नाइट तो मैं ड्रंक था, और फिर कहता है कि भले ही मैं ड्रंक था पर मैं तुम्हें कभी टच नहीं कर सकता, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो त्यांतन को उसके ऑफिस ड्रॉप करने गया था और वहाँ पर वो उसके एक कलीग से भी मिलता है।
है और फिर त्यान पूछती है कि तुम आज सडनली मुझे कंपनी छोड़ने क्यों आए हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो वो कहता है कि ये तो नॉर्मल है तुम्हें ड्रॉप करना, और वैसे मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। अभी निंग को मेट फोन करके बताती है कि जाओशी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही वो दोनों वरीड हो जाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। जाओशी का ट्रीटमेंट हो रहा था तो त्यान कहती है कि ये सब मेरा ही फॉल्ट है, मैं उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाई। पर निंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर वैन आती है और वो ये कहते हुए त्यान को थप्पड़ मारने वाली थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पर निंग उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि अब भी तुम इसके साथ ले रहे हो, जाओशी आज जिस हालत में भी है वो इसकी वजह से है। इससे पहले तो जाओशी के साथ कुछ नहीं हुआ था, जब से ये घर में आई है तब से जाओशी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। वो कहता है तुम इसे ब्लेम कैसे कर सकती हो, मेड जाओशी को स्कूल लेकर जा रही थी तभी ये एक्सीडेंट हुआ। वैन कहती है वही तो, ये क्यों नहीं लेकर गई जाओशी को स्कूल, क्या ऐसे वो जाओशी का ध्यान रख रही है। मुझे तो लगता है कि इसने ये जानबूझकर ये सब कुछ किया है, ये मुझसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया है। तभी निंग उसका हाथ छोड़ देता है तो वो त्यान को थप्पड़ मार देती है। तो निंग भी उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि कोई भी मेरी वुमेन को टच नहीं कर सकता, और हमेशा कहती रहती हो कि ये तुमसे रिवेंज लेना चाहती है, तो बताओ क्यों लेगी ये तुमसे रिवेंज। और वो त्यान को संभालने लगता है। तभी वैन कहती है मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, पर हमेशा से तुम्हारे नजरों में यही रही है, तुमने मेरी तरफ कभी देखा भी नहीं। 6 साल हो गए हैं, ये डे 1 से तुम्हें गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, और ये मुझ जितना अच्छी भी नहीं है, तो तुम इससे मेरी कंपेयर कैसे कर सकते हो। निंग कहता है जाओशी बेहोश है और तुम यहाँ ये सारी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें उसकी कोई केयर नहीं है। वो कहने लगती है वो मेरा बच्चा है, क्यों नहीं होगा उसका केयर, मुझे उसकी केयर है। अभी डॉक्टर आकर कहता है कि बच्चे के पेरेंट्स कौन है, सर्जरी के लिए ब्लड चाहिए। अभी निंग कहता है कि मैं उसका फादर हूँ, पर मैं ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ। अभी डॉक्टर कहता है हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड होगा, अब चलकर सर्जरी एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए, कहकर उसे लेकर चला जाता है। और ये सब जाने के बाद तो त्यान शॉक्ड हो गई थी, और फिर निंग जैसे ही वापस आता है तो वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि उसके और जाओशी के बीच रिलेशन क्या है। निंग उसे सब कुछ बता देता है कि 6 साल पहले हॉस्पिटल के बाहर किसी ने जाओशी को अबंडन छोड़ दिया था, और बारिश भी हो रही थी तो उसने उसे अडॉप्ट कर लिया था। वो डेट बताते हुए कहती है क्या यही डेट था। वो हाँ कहता है तो त्यान खुश होकर बताती है कि जाओशी तुम्हारा और मेरा बेटा है। ये सुनकर तो वो भी शॉक्ड हो गया था कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब बता देती है। ये सब जानने के बाद तो वो खुश हो जाता है कि उसने जिसे अडॉप्ट किया था वो उसका बायोलॉजिकल सन है। तभी जाओशी का सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाता है और उसे बाहर लेकर आते हैं। तभी वैन भी उसकी फिक्र कर रही थी, पर निंग उसे दूर हटाकर कहता है कि तुम उसके क्लोज जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तुम एक कल्प्रिट हो। तो वो शॉक्ड होकर कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और फिर जाओशी को वहाँ से रेस्ट करने के लिए लेकर चले जाते हैं। अभी निंग बताता है कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे और त्यान की बेबी को छीन लिया था, और बताता है कि जाओशी मेरा बेटा है। ये सुनकर तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है, और फिर कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। तो त्यान कहती है ठीक है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कोई नहीं, चलो हम पेटर्निटी टेस्ट करवा लेते हैं। वो कुछ नहीं बोल रही थी तो त्यान कहती है क्या हुआ, तुम डर गई क्या। तो वैन को मजबूरन मानना ही पड़ता है। उसके बाद जाओशी को होश आ गया था तो वो लोग पहले उससे मिलने जाते हैं, और फिर वो लोग अपना पेटर्निटी टेस्ट करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही रिजल्ट आता है तो डॉक्टर क्लियरली बता देता है कि जाओशी त्यान और निंग का बेटा है, और वैन से उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ये सब जानने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और कहती है कि ये सब फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो निंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि बस बहुत हो गया, रिपोर्ट से साफ साफ पता चल रहा है कि वो मेरा बायोलॉजिकल सन है। तो वो उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर निंग कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है तुम मुझे और त्यान को अलग करने के लिए जाओशी को ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी, मुझे बिल्कुल भी होप नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम जरूर हेल में जाओगी और दोबारा मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, कहकर वो त्यान को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर त्यान कहती है कि जाओशी हमारा बायोलॉजिकल सन है, मैं तो बहुत खुश हूँ। निंग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मिल जाने के बाद मुझे ये भी पता चलेगा कि जाओशी मेरा बायोलॉजिकल सन है, शायद इसीलिए जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं उससे अट्रैक्टेड हो गया था। त्यान कहती है अब जल्दी से जाओशी ठीक हो जाए और फिर हम उसे घर लेकर जाएं। तो निंग उसे हक कर लेता है, और जैसे ही जाओशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो तीनों घर वापस आ रहे थे। अभी पार्किंग में एक बंदा उन पर अटैक कर देता है, पर निंग उसे रोक लेता है और त्यान को जाओशी को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। पहले तो वो नहीं मान रही थी और फिर वो बाद में ऐसा ही करती है। तभी इसी फाइट में निंग को नाइफ लग जाता है, पर वो डॉक्टर फ्रेंड वहाँ से जा रहा था तो वो ये सब देखकर निंग को बचाने के लिए जाता है और उस गुंडे से फाइट करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सब लोग निंग को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। इससे त्यान बहुत ही वरीड हो रही थी और सोच रहे थे कि निंग तुम ऐसे नहीं मर सकते, अभी अभी तो हमारी पूरी फैमिली रियूनाइट हुई थी और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वैन के साथ आ जाते हैं और वो आते ही त्यान को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब से तुम हमारी लाइफ में अपीयर हुई हो तब से कुछ ना कुछ हो रहा है, और उसे निंग से दूर रहने के लिए कहते हैं। और गुस्से में उसे एक और थप्पड़ मारने वाले थे, पर डॉक्टर फ्रेंड उसे प्रोटेक्ट करता है और फिर वो जाओशी को अपनी तरफ ले आते हुए कहते हैं कि तुम इस ट्रबल मेकर से दूर रहो। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है और उनके टाइप का ब्लड हमारे यहाँ खत्म हो गया है। तभी त्यान कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, अब मेरा ब्लड ले लीजिए, कहकर उनके साथ ब्लड डोनेट करने चली जाती है। तभी जाओशी ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश
कर रहा था कि मॉम डैड को लेकर सिंसियर है, आप उन दोनों को अलग मत कीजिए। और वो उनकी बातों में आ ही रहे थे कि तभी वेन उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरा ही फॉल्ट है, मैं निंग और जाओशी का अच्छे से केयर नहीं कर पाई। और वो ग्रैंडपा को त्यान के खिलाफ भड़काने भी लगती है कि अभी उसने ब्लड डोनेट किया है तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाएगी। वो भी उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं उस लड़की को निंग के साथ नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर तो वेन खुश हो रही थी। वही त्यान ब्लड डोनेट करते हुए सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल दोगे। बस एक बार तुम होश में आ जाओ, उसके बाद हम कभी सेपरेट नहीं होंगे। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही निंग को होश आता है तो वो त्यान को आसपास नहीं देखकर उसे ढूंढने लगता है। तभी ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम होश में आते ही उस वुमेन को क्यों ढूंढ रहे हो। वेन भी कह रही थी कि तुम अभी इंजर्ड हो तो रेस्ट करो। तभी जाओशी बता देता है कि मम्मी ने आपको ब्लड डोनेट किया था, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी, अभी वो रेस्ट कर रही हैं। ये सुनते ही वो उससे मिलने जाने लगता है, पर ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं कि उसके केयर करने के लिए लोग हैं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो निंग पूछता है कि उसकी केयर कौन कर रहा है। वेन बताती है कि कोई हैंडसम सा मैन है और वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। और सोचती है कि अगर ग्रैंडपा को पता चला कि मैंने ही कुछ गुंडों को हायर करके त्यान को मारने का ऑर्डर दिया था तो वो दोबारा मेरी हेल्प कभी नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इस मैटर को जल्द से जल्द डील करना होगा। वही त्यान को जैसे ही होश आता है तो डॉक्टर फ्रेंड उसकी केयर कर रहा था और उसे डांटने लगता है कि तुम पहले ही वीक हो और दूसरों को ब्लड डोनेट कर रही हो। वो कहती है निंग मेरा हस्बैंड है तो मुझे तो ब्लड डोनेट करना ही था। पर इस बार डॉक्टर फ्रेंड उसे कन्फेस कर ही देता है कि वो उसे लाइक करता है, पर त्यान को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। तो वो बताता है कि वो उसे लाइक करता है और कहता है कि वो उसे कॉलेज टाइम से लाइक करता है, पर उसे कभी बता नहीं पाया और अचानक से वो 6 सालों के लिए डिसअपेयर भी हो गई थी। मैंने देखा कि निंग की फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती, तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। त्यान से अक्टूबर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। वो कहता है मैं डिवोर्स तक का वेट कर लूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा। अभी वहाँ पर निंग और जाओशी आ जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। तो निंग कहता है कि मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी वाइफ को सेड्यूस कर रहे हो। तभी जाओशी भी कहता है कि अंकल आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अब तो मेरे जितना भी सेंसिबल नहीं है, कहकर वो त्यान के पास चला जाता है। और फिर निंग उसे थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का ध्यान रखा, हम तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं करेंगे, कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो डॉक्टर फ्रेंड सोच रहा था कि त्यान भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता पर तुम खुश रहो, मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। और वो निंग को बात करने के लिए रोकता है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा वेन को डांट रहे थे कि मैंने तुम्हें कितने सारे अपॉर्चुनिटी दिए पर तुम कुछ नहीं कर पाई, और निंग वापस से उस लड़की के लिए ऑब्सेस्ड हो गया। तो वो कहने लगती है कि मैं क्या करूँ, प्लीज आप ही मेरी हेल्प कीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ उस लड़की को घर में नहीं आने दूंगी। और वो वेन से कहते हैं कि अगर तुम निंग की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई तो वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा और उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो वो भी सोचने लगती है कि ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। वही निंग और जाओशी त्यान का केयर कर रहे थे। तभी जाओशी बताता है कि मैंने वेन का माइंड रीड किया था और पता चला कि उसी ने ही किसी को हायर किया था आपको और मम्मी को हर्ट करने के लिए, तो हमें जल्द से जल्द उसका एविडेंस ढूंढकर ग्रैंडपा को दिखाना चाहिए ताकि उन्हें भी उसका ट्रू फेस पता चले और फिर वो आपको और मम्मी को भी साथ में होने से नहीं रोकेंगे। तो निंग कहता है कि ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। वही निंग उस बंदे पर गुस्सा कर रही थी कि मैंने तुम्हें त्यान को मारने के लिए कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर निंग को हार्म करने की। तो वो माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं इस बार जरूर अपना काम कर लूंगा। तो वो भी उसे एक चांस दे देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल में क्या करना है। तो वो हाँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपना गेटअप चेंज करके हॉस्पिटल में जाकर त्यान का मेडिसिन चेंज कर रहा था और जाओशी उसे देख लेता है और निंग को बताता है कि कुछ गड़बड़ है, जाकर उसे पकड़ो। ये सुनते ही वो भागने की कोशिश कर रहा था पर निंग और डॉक्टर फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं और पूछता है कि बताओ तुम्हें इस सब में कौन सपोर्ट कर रहा है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग उसे ग्रैंडपा के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर वेन भी थी। वेन उस बंदे को देखकर पहले तो घबरा रही थी और फिर पूछती है कि ये कौन है। निंग पूछता है क्या तुम इसे नहीं जानती, तो वो मना कर देती है कि मैं नहीं जानती। और फिर डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि यही वो किलर है। जब पार्किंग में ये सब इंसिडेंट हुआ था तो मेरे कार के डेस्क कैमरा में सब कुछ कैप्चर हो गया था और उस बंदे को सब कुछ सच बताने के लिए कहते हैं। तो वो सबको सच बता देता है कि मैंने ये सब कुछ वेन के कहने पर किया था, उसी ने मुझे त्यान को मारने के लिए पैसे दिए थे। तो वेन कहने लगती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ग्रैंडपा से कहने लगती है ये लोग त्यान को बचाने के लिए मुझे फ्रेम कर रहे हैं, मैं ब्रदर निंग को हम कैसे कर सकती हूँ। ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि शायद तुम लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और मैंने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि ये डॉक्टर त्यान के क्लासमेट है और उसे हमेशा एडमायर करता था। तभी निंग उन्हें सबको सच बता देता है कि 6 साल पहले वेन ने मेरी और त्यान की ब्रेकअप करवाने के लिए हमारे बायोलॉजिकल सन को मारने की कोशिश की थी और जाओशी ही मेरा बायोलॉजिकल सन है, कहकर वो उसे पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट भी दिखाता है। ये देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें एक ग्रेट ग्रैंडसन मिल ही गया और उसे प्यार करने लगते हैं। तो जाओशी कहता है कि ये वुमेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसने मॉम को हर्ट करने की कोशिश की है, आप इस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। और फिर निंग ये भी बता देता है कि कुछ दिन पहले इसने त्यान को ड्रग देकर उसे प्रेम करने की कोशिश की थी और अब उसने ये सब कुछ किया है। डॉक्टर फ्रेंड भी क्लियर कर देता है कि भले ही हम क्लासमेट हैं पर हमारे बीच कुछ नहीं है, पर अगर आपने इस वुमेन को अभी घर में रखा तो मैं त्यान को यहाँ
से ले जाऊंगा। तभी वैन ग्रैंडपा से माफी मांगने लगती है कि ये सब मेरा ही फॉल्ट है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डर था कहीं वो त्यान त्यान निंग को मुझसे दूर ना कर दे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, पर मैं ब्रदर निंग को कभी हर्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं। ये सुनकर तो निंग गुस्सा करने लगता है कि इसने इतना सब कुछ कर दिया फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसने किसी को मारने की कोशिश की है फिर भी आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या इसकी बैकग्राउंड की वजह से? तो वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वो त्यान त्यान हमारे घर की डॉटर इन लॉ बनने के लिए वर्दी नहीं है। तुम्हें वैन से ही मैरिज करना होगा, और वैसे भी वो तुम्हारी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो तुम उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सुनकर तो निंग शॉक्ड हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। अभी वैन कहती है शायद तुम सब कुछ भूल गए हो, उस दिन तुम ड्रंक थे, और उसे रिपोर्ट भी दिखाती है। फिर भी वो मैरिज करने से मना कर रहा था और कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो सिर्फ त्यान त्यान ही है। तो वैन ग्रैंडपा से कहने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी ग्रैंडपा निंग से कहने लगते हैं कि तुम्हें वैन से मैरिज करना ही होगा। इतने में वैन की मॉम भी वहाँ आ जाती है और कहती है आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने निंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें वैन से मैरिज करना है या फिर स्ट्रीट पर रहना है। फिर भी निंग मैरिज करने से मना करते हुए जाशी को लेकर वहाँ से जा रहा था, तो ग्रैंडपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ से एक बार चले गए तो तुम मेरा ग्रैंडसन नहीं रहोगे। फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग और जाओशी त्यान त्यान का हॉस्पिटल में केयर कर रहे थे, तो वो पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम वरीड क्यों लग रहे हो? तो वो कुछ नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर त्यान त्यान कहती है कि जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो हम तीनों साथ में घर जाएंगे। तभी जाओशी बताता है कि वैन भी घर में है, और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों घर वापस आते हैं, तो वैन त्यान त्यान को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं निंग की वाइफ हूँ, तो मैं तो यहाँ आऊंगी, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वैन बता देती है कि मैं निंग की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ। ये तो सुनकर वो शॉक्ड हो गई थी और उससे पूछती है क्या ये सच है? निंग उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। इसे वैन गुस्सा होते हुए कहती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर निंग उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट कर रही है और तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और फिर त्यान त्यान वहाँ से जा रही थी तो निंग उसे रोक रहा था, पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो वैन कैसी पर्सन है, फिर भी तुम उसके साथ मिलकर मुझ पर चीट कर रहे थे। तभी वैन भी नौटंकी करने लगती है कि ब्रदर निंग मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, और मुझे पता है कि आप मुझे और बेबी को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब देखने के बाद डॉक्टर फ्रेंड त्यान त्यान को लेकर जा रहा था, तभी जाओशी उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज आप मत जाइए। और फिर त्यान त्यान भी यही डिसाइड करती है कि उसे जाओशी के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, और वो उसे इस बारे में बताती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, पर मैं इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लूंगी। तो वो निंग को कहता है कि तुम्हें त्यान त्यान को एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा, वरना मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर निंग कहता है कि मैं बाद में इस मैटर में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर एक दिन वैन त्यान त्यान को फेम करने के लिए वो जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है, और जैसे ही निंग वहाँ आता है तो वो एक्टिंग करने लगती है कि त्यान त्यान ने मुझे जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का दे दिया, तुम इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो कि तुम मेरी बेबी को मारना चाहती हो, ऐसा कहकर ब्लेम कर रही थी। तो वो कहती भी है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी जाओशी वैन की माइंड रीड कर लेता है कि वो कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है, बस वो मिसकैरेज होने का प्रिटेंड कर रही है। और निंग को कहता है कि आप इस पर बिलीव मत कीजिए, ये मम्मी को फ्रेम करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, और ये प्रेग्नेंट भी नहीं है, बस ये प्रिटेंड कर रही है। अब जाकर इसके हॉस्पिटल में चेकअप करवा सकते हैं। ये जानने के बाद तो निंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। पर वो उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद त्यान त्यान और निंग अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं, और जाओशी को थैंक यू कह रहे थे कि तुम्हारी माइंड रीड करने की पावर की वजह से हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही जाओशी स्कूल से आ रहा था तो उन दोनों के सामने ही कोई जाओशी को किडनैप कर लेता है। तो वो दोनों उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं, और उसे कोई और नहीं बल्कि वैन ने ही किडनैप किया था। निंग उसे कहता है तुम जाओशी को जाने दो, तुम मेरे साथ रहना चाहती थी ना, तो ऐसा ही होगा। पर वो नहीं मान रही थी। तभी त्यान त्यान बैक करने लगती है कि प्लीज जाओशी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, तुम निंग के साथ ही रहना। वैन भी उनकी बातों में आ जाती है और वो जाओशी को छोड़कर निंग के पास चली जाती है और कहती है तो चलो हम घर चलते हैं, पर वो तो उन्हें पुलिस वालों को दे देता है। तो वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं, और फिर ऐसे ही वो लोग जाओशी को बचा लेते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा को भी पता चल जाता है कि वैन ने जाओशी को मारने की कोशिश की थी, और उन्हें भी उसका ट्रू फेस पता चल जाता है। और फिर वो सब कुछ जानने के बाद त्यान त्यान को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर ग्रैंडपा इस बात पर वरीड थे कि वैन की मॉम ने उनकी कंपनी को एक्वायर कर लिया था। पर निंग कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, मैं निंग फैमिली की एसेट्स को वापस लेकर आ जाऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं, और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ।
तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम थिया को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट की डॉटर है, जो कि बहुत ही एरोगेंट है। अभी वो किसी सर्वेंट को एप्पल पकड़ा कर निशाना साध रही थी, पर सर्वेंट बहुत ही डर रही थी क्योंकि थिया को बिल्कुल भी तीरंदाजी नहीं आता था। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड वांदा आती है और वो ये सब कुछ देखकर जानबूझकर थिया से टकरा जाती है। इससे वो बहुत ही गुस्सा आ जाती है और उसे बहुत डांटती है। वांदा उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर उसकी बात नहीं सुनती और ये कहते हुए उसे पनिश करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इतने में वहाँ पर थिया की मॉम आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तो वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है कि आप इसे क्यों बचा रहे हैं। तो वो बताती है कि एम्परर ने स्प्रिंग पार्टी में हमें भी इनवाइट किया है, वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी होगा और वहाँ स्किल रिलेटेड कुछ प्रोग्राम भी होने वाला है। अगर तुम नंबर 1 गर्ल बने रहना चाहती हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और स्प्रिंग पार्टी में ये तुम्हारी जगह सब्स्टिट्यूट बनकर जाएगी। अगर तुम एम्प्रेस के सामने खुद को एक्सपोज करना चाहती हो तो जो चाहे करो, पर क्राउन प्रिंसेस होने का ड्रीम भी छोड़ देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर थिया वांदा से कहती है कि आज मैं मेरी मॉम के कहने पर तुम्हें जाने दे रही हूँ, तुम हमेशा मेरी शैडो ही रहोगी और मेरे बिना परमिशन से अपने फेस से ये कवर मत हटाना। और फिर उसे अच्छा सा ड्रेस देकर जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है। अगर उसने लेट किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वांदा ड्रेस लेकर वहाँ से जाते हुए सोचती है कि तुम हमें ऐसा ट्रीट करती हो जैसे कि हम कुछ हैं ही नहीं, पर अब मैं रिवेंज लेने के लिए स्ट्रांग हो गई हूँ। यहाँ से हमें 12 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। बचपन में भी थिया तीरंदाजी प्रैक्टिस कर रही थी, पर उससे टारगेट कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो वांदा की मॉम को, जो कि उनके यहाँ मेट थी, उसे लाइव टारगेट बनने के लिए कहती है। और फिर वो छोटी सी वांदा को देखकर कहती है कि ये तुम्हारी डॉटर है ना, कहकर उसे बुलाती है और उसे पूछती है क्या तुम बिस्किट खाओगी, और वो उसे फेंक कर देती है। वो जैसे ही उठाकर अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है, थिया सोचती है कि तुम बिस्किट खाओ तब तक मैं तुम्हारी मॉम को टारगेट बनाती हूँ, कहकर शूट कर देती है और वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाती है। और फिर तब से वांदा को डॉक्टर सैम नाम के पर्सन ने राइज किया, जो एक डॉक्टर है। और वांदा जब बड़ी हो गई थी तो वो 2 साल पहले ही उसी डॉक्टर से थिया जैसे फेस सर्जरी करवा लिया था ताकि रिवेंज ले सके। ये सब याद करके सोचती है कि तुम्हें इस सब का तो रिपे करना ही होगा। और फिर वो रेडी होने चली जाती है। जैसे ही वो रेडी होकर आती है, वो इतनी प्रीटी लग रही थी कि थिया भी उसे देखती रह जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार देखा है, तुम एग्जैक्टली मेरी तरह दिखती हो, कोई कह ही नहीं सकता कि हम अलग अलग पर्सन है, कोई स्लेव एग्जैक्टली मेरी तरह कैसे दिख सकती है, कहकर गुस्सा कर रही थी। और बताती है कि एम्परर ने बहुत सारे टैलेंटेड गर्ल को पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए मैं वहाँ पर भी नंबर 1 गर्ल की पोजीशन में रहना चाहिए, जिससे से ज्यादा लोग मुझसे इम्प्रेस हो, मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। तो वो हाँ कहती है, फिर भी वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतना स्लो क्यों बोल रही हो, खाना नहीं खाया है क्या। तो वो अच्छे से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी। पर वो फिर से उसे बुली करने लगती है और कहती है कि मत भूलना कि तुम मेरे सब्स्टिट्यूट हो, वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो वो मान जाती है। क्या कहती है, मैं तुम्हारे साथ मेड बनकर चलूंगी और तुम पर नजर रखूंगी। और बताती है कि क्राउन प्रिंस एक अच्छा लड़का है, अगर वहाँ मैं अट्रैक्टिव दिखूंगी तो जरूर उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी और फिर मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी। वांदा कहती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है और फिर ग्रीट करते हुए सोचती है उसके बाद मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट सीन स्प्रिंग पार्टी का दिखा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड गर्ल आई हुई थी और वो लोग बात कर रहे थे कि एम्प्रेस ने हम सबको इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि वो अपने प्रिंस के लिए एक लड़की ढूंढ रही है। सुना है कि प्रिंस बहुत ही हैंडसम है और टैलेंटेड भी, उसने 16 साल उम्र में ही एक वॉर विन कर लिया था, जो भी उससे मैरिज करेगी वो बहुत ही लकी होगी। पर यहाँ तो नंबर 1 गर्ल थिया भी आने वाली है, लगता नहीं कि उसके सामने हमारा कोई चांस भी बन पाएगा। तभी वहाँ पर वांदा थिया बनकर आ जाती है और थिया मेड बनकर उसके साथ थी। वांदा को देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसके सामने तो हम सब एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये सब देखकर थिया सोच रही थी कि एक बार मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाती हूँ, उसके बाद ये सब लोग मेरी भी ऐसी तारीफ करेंगे। इतने में वहाँ पर एम्प्रेस अपने बेटे प्रिंस के साथ आ जाती है और यही हमारा मेल लीड मार्क है। उसके बाद सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर एम्प्रेस बताती है कि आज हमारे सिटी के सारे टैलेंटेड गर्ल यहाँ पर हैं, इसलिए आज यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा। और बताती है कि उन्हें एक पजल दिया जाएगा, जो भी उसे सॉल्व कर देगा उसे हमारी ट्रेजर फ्लावर प्राइस में दिया जाएगा। ये सुनकर एक लड़की कहने लगती है कि ये लोग कितने कंजूस हैं, प्राइस में बस एक फ्लावर देंगे। तो दूसरी लड़की बताती है कि असल में ये हमारे लिए एक टेस्ट है, जो भी इस पजल को सॉल्व कर लेगी वो क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। ये सुनते ही थिया उससे कहती है कि कुछ भी करना, मुझे उसमें लूज नहीं होना। उसके बाद उन्हें पजल दिया जाता है जो उन्हें सॉल्व करना था। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये पजल तो फुल है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। और एम्प्रेस से कहते हैं कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हुआ है, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो एम्प्रेस बताती है कि कहा जाता है कि जो भी इस गेम को सॉल्व कर लेता है वो सारी चिंताएं भूल जाता है और वर्ल्ड के हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर 10 सालों से इसमें कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। ये आप लोगों के लिए आज का टेस्ट है, आप लोग अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो। तभी एक लड़की कहती है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, पर थिया नंबर 1 गर्ल है तो वो जरूर इसे ट्राई करना चाहेगी। तभी थिया जो मेड बनी थी वो कहने लगती है कि अगर कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता तो ये कैसे सॉल्व करेगी। वो लड़की वांदा की इंसल्ट करते हुए कहती है कि क्या वो इतनी भी कैपेबल नहीं है जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी उसे एक मेड की हेल्प लेनी पड़ रही है।
है। ये सुनकर तो थिया को गुस्सा आ रहा था, पर वांदा उसे रोकती है और कहती है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर लूंगी। ये सुनकर सब लोग कहने लगते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। ये भी नहीं सोच रही है कि वो अगर नहीं सॉल्व कर पाई तो क्या होगा। वो लड़की पूछती है अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाई तो क्या होगा। वांदा कहती है अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाई तो मैं नंबर 1 गर्ल नहीं। ये सुनकर थिया मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि ये क्या प्रॉमिस कर रही है। अगर ये सॉल्व नहीं कर पाई तो मेरी सारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी और मैं नंबर 1 गर्ल भी नहीं रहूंगी। और धीरे से उस पर गुस्सा कर रही थी, अगर तुमने मेरी इमेज बर्बाद की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर वो कहती है कि मेरे पास एक तरीका है सॉल्व करने का। कहकर वो सॉल्व करने जाती है तो सब लोग कह रहे थे कि ये बस एम्प्रेस के सामने शो अप कर रही है। ये पजल बहुत ही हार्ड है और कोई भी तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का। तभी वांदा भी कहती है कि हाँ, इसका कोई भी तरीका नहीं है सॉल्व करने का। कहकर उसे फेंक देती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहती है कि मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। तो बाकी गर्ल्स कहने लगती हैं कि तुमने इसे सॉल्व नहीं किया बल्कि फेंक दिया। और एम्प्रेस से कहने लगते हैं कि इसने ऐसा करके आपका डिसरेस्पेक्ट किया है, इसे पनिशमेंट दीजिए। और वांदा को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि तुम तो फेक नंबर 1 गर्ल हो। ये सब देखकर थिया सोच रही थी कि मुझे इसे अपने साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। ये तो मेरे लिए ही ट्रबल क्रिएट कर रही है। एम्प्रेस वांदा से कहती है कि क्या तुम अपनी गिल्टी एक्सेप्ट करती हो। तभी वांदा बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि अगर हमसे ये नहीं हो रहा तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अब मैंने इसे खराब कर दिया तो आपका एक टेंशन कम हो गया। शायद यही हमारे मास्टर्स हमें बताना चाहते हैं। तभी एक लड़की एम्प्रेस से कहने लगती है कि आपको फूल बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो उसे डांट कर चुप करा देती है और वांदा से कहती है कि तुमने सही कहा, मैं इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं पाई। अब जबकि तुमने ये पजल सॉल्व कर दिया है तो तुम्हें फ्लावर प्राइज मिल जाएगा। एक दिन मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छा शिक्षा दी है। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन वांदा को अपनी डॉटर इन लॉ चूज कर चुकी हैं। और वो इशारों में अपने बेटे से भी पूछती हैं तो वो आगे से स्माइल कर देता है। और फिर वही गर्ल्स जो पहले वांदा की बुराई कर रही थी, अब वो सब उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर थिया वांदा से जलीस हो रही थी और सोचती है कि तुम बस एक स्लेव हो, तुम्हें इतना प्राइड मिल रहा है फिर भी तुम मेरे लिए काम करती हो। जब मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी तो तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों जा रहे थे तो थिया कहती है तुम तो एक मेड हो, तुम्हें उस फ्लावर प्राइज की क्या जरूरत। तो वो भी कहती है कि हाँ, मैं एक मेड हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करती। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का हेयर रिजेक्शन आ जाता है और वांदा को थिया समझकर कहता है कि मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और बताता है कि आपको क्राउन प्रिंस ढूंढ रहे हैं। तो वो उसके साथ जाने लगती है तो थिया भी उसके साथ जा रही थी, पर जैक्सन रोकता है और कहता है तुम बस एक मामूली सी मेड हो, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। और वांदा से कहता है कि आप अपनी मेड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वो हाँ कहती है और फिर वो क्राउन प्रिंस के पास जाती है और ये सब देखकर थिया बस गुस्सा करती रह जाती है। वांदा क्राउन प्रिंस के पास जाकर ग्रीट करती है तो वो उसकी तरफ पलटता है और उसे बिना कुछ रिएक्शन दिए देख पूछता है कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुई। वो ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पार्टी में क्राउन प्रिंस के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो वो कहती है हर पर्सन यूनिक होता है और उसके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बात करते हुए कहती है ऐसे में तो आपको हर कोई भीड़ में भी पहचान जाएगा। असल में वांदा ने पहले ही ये पता लगा लिया था कि क्राउन प्रिंस कौन है, इसलिए वो उसे इतनी इजीली पहचान गई। और फिर प्रिंस कहता है मैंने सुना है कि तुम नंबर 1 गर्ल हो और वो उसे गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है तो वो भी मान जाती है। और फिर दोनों गेम खेलते हैं जिसमें वांदा बहुत अच्छे से प्ले करती है, जिससे प्रिंस बार बार हार जाता है और कहता है जो लोग भी मेरे साथ खेलते हैं वो लोग मुझे जीतने देते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ये सुनकर वांदा जानबूझकर हार जाती है और कहती है अगर आप यही चाहते हो कि मैं आपको जीतने दूं तो यही सही। प्रिंस ये देखकर कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे समझती हो। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस वांदा के बारे में सोच कर स्माइल कर रहा था तो जैक्सन ये कहकर उसे टीज कर रहा था कि वो कब से चली गई फिर भी आप उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहे हैं। तो वो उसे चुप करा देता है और कहता है कि मुझे थिया के घर ले चलो क्योंकि मुझे जो उससे काम था मैं तो वो भूल ही गया। तो वो हाँ कहता है। दूसरी साइड थिया वांदा पर गुस्सा कर रही थी कि तुम और प्रिंस अकेले में इतनी देर से क्या कर रहे थे, तुम उसे सेड्यूस कर रही थी। तो वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस गेम खेल रहे थे। थिया कहती है इतने देर तक गेम खेल रहे थे, इसका मतलब तुम गेम खेलने में अच्छी होगी और वो तुम्हें एडमायर कर रहा होगा। तो वो कहने लगती है मैं उससे ज्यादा अच्छी कैसे खेल सकती हूँ, वैसे भी मेरी स्किल्स आपसे बेटर कैसे हो सकती है, हम दोनों सेम दिखते हैं इसलिए मैंने उसे खुद को ज्यादा देखने दिया। वो कहती है तुमने सही कहा, तुम्हारी स्किल्स मुझसे बेटर नहीं हो सकती, तुम बस एक स्लेव हो। और उस पर गुस्सा करते हुए उसके पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थी। तो वांदा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे वाइट कर लेती है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वाइट करने की, और कहती है मैं इसके लिए तुम्हें मारूंगी नहीं। और उसे डॉग रोस्ट करने वाले तावे पर उसका हाथ बंद करने की पनिशमेंट देती है। गार्ड्स ऐसा ही कर रहे थे पर वांदा उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं आगे भी आपकी हेल्प करने वाली हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर वो नहीं मान रही थी और कहती है कि तुम्हारे स्कार्स को किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं ये पनिशमेंट इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें ये बात हमेशा याद रहे कि मेरे कहने पर तुम जिंदा हो और मेरे कहने पर तुम मारी जाओगी। तुम्हारे पेरेंट्स को थोड़ा क्रिटिसाइज क्या कर दिया, तुमने फाइट बैक करके मुझे बाइट कर लिया और उसे पनिशमेंट देने का ऑर्डर देती है। तभी वहाँ पर थिया से मिलने प्रिंस आ रहा था, पर जैसे वो वहाँ आता है वो कुछ नहीं देख पाता और थिया भी अपना ड्रेस चेंज करके
करके आ गई थी। असल में जैसे ही थिया को पता चला कि प्रिंस उससे मिलने आ रहा है तो वो जल्दी से वांदा को रूम में लॉक कर देती है और उसका ड्रेस पहन कर आ गई थी। और फिर वो प्रिंस से पूछती है कि बताइए क्या काम है, आप यहाँ क्यों मुझसे मिलने आए हैं। तभी वो उसकी इयररिंग नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि तुमने तो आज ये इयररिंग नहीं पहना था। थिया कहने लगती है आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने यही पहना था। वो कहता है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मुझे याद है कि तुमने ये इयररिंग नहीं पहना था। तभी उसे वांदा ने जो इयररिंग पहना था वो नीचे गिरा हुआ मिलता है। वो उस इयररिंग को देखकर पहचान जाता है कि यही उसने आज पहना था। तो थिया कहने लगती है मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं तो भूल ही गई थी कि ये इयररिंग यही कहीं पर गिर गया था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अच्छा हुआ कि आपने ढूंढ दिया, मैं तो बहुत ही सैड हो गई थी। और पूछती है कि क्या काम था, तो बताता है कि कल लाइट फेस्टिवल है इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और हाँ कहती है। प्रिंस कहता है मैं इस बारे में तुम्हारे डैड से बात कर लूंगा और कल तुम्हें मैं पिकअप करने आऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो ही रही थी कि तभी वो पूछता है क्या तुम्हारे बॉडी में कोई स्कार है। तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए मना कर देती है कि कोई स्कार नहीं है। तो प्रिंस भी ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि बहुत लेट नाइट हो गया है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसके बाद थिया गुस्से में वांदा को बाहर लाने के लिए कहती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे बॉडी में कोई स्कार है। तो वो मना कर रही थी पर वो उस पर बिलीव नहीं करती और उसके कपड़े निकाल कर चेक करने के लिए कहती है। वांदा मना कर रही थी पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसका बॉडी चेक करते हैं पर उसमें कोई भी स्कार नहीं होता। और वो उसे वार्न करती है कि अगर तुमने अपने बॉडी में मार्क करने की कोशिश की ताकि प्रिंस तुम्हें पहचान पाए तो मैं तुम्हारी बॉडी सेल कर दूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वांदा सोच रही थी कि भले ही मेरी बॉडी में कोई मार्क नहीं है पर हमारे बीच की डिफरेंस को वो जरूर नोटिस कर लेगा। दूसरी साइड जैक्सन प्रिंस से पूछता है कि आपने अचानक थिया से उसके स्कार के बारे में क्यों पूछा। तो वो बताता है कि अगर उसके बॉडी में कोई स्कार है तो वो क्राउन प्रिंसेस नहीं बन सकती, इसलिए अगर उसके बॉडी में कोई स्कार है तो मुझे इस बारे में पहले ही उसे बता देना चाहिए। जैक्सन कहता है कि आप उसकी बहुत केयर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे थिया प्रिंस के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी और वांदा से कहती है तुम भी मेरे साथ एक स्लेब बनकर चलोगी और कुछ भी गलत मत सोचना। तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को मार्केट में देखते हैं जहाँ पर थिया को एक हेयर पिन पसंद आ जाता है और वो प्रिंस से पूछती है क्या ये अच्छा लग रहा है। तो वो देखने के बाद बताता है कि हाँ ये तुम पर अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद थिया वांदा की ओर देखकर सोच रही थी कि तुम बस एक मेड हो, बिना मेरे फेस के प्रिंस तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और फिर सब दूसरी ओर जा रहे थे तभी एक बच्ची वांदा को धक्का दे देती है जिस वजह से वो गिरने वाली थी पर प्रिंस उसे संभाल लेता है। ये देखकर थिया जल्दी से उन दोनों के बीच में आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के ऊपर गिरने की। और फिर प्रिंस से कहती है कि मेरे मेड के फेस में एक स्कार है जिससे वो अगली दिखती है, इसलिए अपना फेस कवर करके रखती है। मैंने उसे इस तरीके से बात की, आप माइंड तो नहीं करोगे ना। वो हाँ कहते हुए वांदा के पास जाता है और पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। वो मना कर रही थी तभी थिया बीच में आ जाती है और कहती है कि ये बहुत साइगल है इसलिए आप इसे बॉदर मत करो और फिर उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी उसे एक लाइट बहुत पसंद आ जाता है और उसके प्राइस पूछने पर पता चलता है कि वो सेल के लिए नहीं है, उसके लिए उसे ब्लाइंड फुल होकर गेम खेलना पड़ेगा, अगर वो जीत गई तो वो उसका हो जाएगा। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ब्लाइंड फुल होकर खेलना है। तभी कुछ लड़कियां कहने लगती हैं तुम तो नंबर 1 गर्ल हो तो तुम तो इसमें इजीली जीत जाओगी। प्रिंस भी कहता है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो थिया को मजबूरन मानना पड़ता है और वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है पर वो तो पहले ही स्टोन चूज करने में गलती कर देती है। तो वो लड़कियां कहने लगती है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पहले ब्लैक स्टोन चूज किया जाता है। तभी वांदा कहती है ऐसा नहीं है, मिस की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उनसे मिस्टेक हो गया। थिया भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है और प्रिंस को माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, पर वो कहता है बस तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे। और फिर थिया उन लड़कियों से कहती है कि मेरे बदले मेरी मेड खेलेगी। तो वो लोग कहने लगते हैं ये तुम क्या कह रही हो, एक पुअर मेड ये कैसे खेल सकती है, उसने तो पहले ये कभी प्ले भी नहीं किया होगा। तो वो कहती है कि उसे प्ले करना आता है और उसे जबरदस्ती बिठा देती है और फिर उन दोनों के बीच ब्लाइंड फोल्डेड गेम शुरू होता है। तभी प्रिंस नोटिस करता है कि वांदा की गेम प्ले करने की स्टाइल थिया जैसी है और वो कहता भी है। तो वांदा कहती है ऑफ कोर्स ऐसा तो होगा ही क्योंकि मुझे मिस नहीं प्ले करना सिखाया है। तो वो रिलैक्स होता है और फिर गेम कंटिन्यू होता है। उन दोनों के बीच बहुत अच्छे से कम्पीट हो रहा था पर लास्ट में ओल्ड मैन हार जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि एक मेड होकर भी उसने बहुत अच्छे से प्ले किया और थिया को कहने लगते हैं कि उससे तो मेड ने अच्छा प्ले किया, पता नहीं वो कैसी नंबर 1 गर्ल है, उसकी तबीयत का थोड़ी सी खराब हो गई, उसने रॉन्ग पीस उठा लिया। ये सब सुनकर थिया गुस्सा हो जाती है और उन्हें कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है इसलिए तुम मुझसे जेलिस हो रहे हो और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। तो वो लोग कितना एरोगेंट है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद प्रिंस को भी लगता है कि ये कुछ डिफरेंट लग रही है और फिर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो ओल्ड मैन वांदा को वो लैम्प दे देता है। तो वो थिया को देती है पर वो गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं चाहिए और फिर प्रिंस को देखकर अच्छे से कहती है कि मेरे लिए तुम इसे होल्ड कर दो। तभी प्रिंस कहता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि हमने तो बस अभी थोड़ा सा ही हैंग आउट किया था और ये अभी से चलने के लिए कह रहा है पर उसे मजबूरन मानना ही पड़ता है और वो उसके साथ चली जाती है। घर छोड़ने के बाद प्रिंस वांदा की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी अच्छी प्ले कर सकती है और वो खुद को
उससे कंपेयर कर रहा था। तो थिया कहती है आप खुद को उससे कंपेयर मत कीजिए, वो बस एक मेड है। प्रिंस कहता है तुमने उसे अच्छा सिखाया है और कहता है कि तुम दोनों की आंखें भी सेम ही है। तो वांदा कहती है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। प्रिंस भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा, पर थिया की बॉडी से हर्बल स्मेल आता है और वही स्मेल तुमसे भी कैसे आता है। यह सुनकर थिया सोच रही थी कि ये मेरे कपड़े पहनती है इसलिए ऐसा स्मेल आ रहा होगा, वरना इसकी खुद की स्मेल तो डॉग जैसी होगी। तो वांदा कहती है मैं हमेशा आप लोगों के साथ थी, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा होगा, और आपकी तो स्मेल करने की पावर बहुत अच्छी है। तो वो कहने लगता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो मना करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तभी थिया कहती है बहुत रात हो गई है, आपको वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए। प्रिंस कहता है 7 दिन के बाद क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए तुम्हें भी अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही थिया वांदा को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना स्मार्ट बनने की, और उसे कपड़े धोने की पनिशमेंट दे देती है और कहती है ये सारे कपड़े धुल जाना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहकर उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि प्रिंस वापस आ गया है। तो वो भागते हुए उसे मिलने जाती है ताकि उसे इस सब के बारे में न पता चले। तो प्रिंस उसे इतना घबराए हुए देखकर पूछता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। वो कहती है ऐसे कोई बात नहीं है, आप यहाँ से चले गए थे फिर वापस क्यों आए हैं। तो वो लैम्प देते हुए कहता है कि ये मेरे पास रह गया था इसलिए वापस देने आई हूँ। थिया उसे रख लेती है और वो उसे जल्दी से वहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि वो लो रैंक वाले लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती तो उसका इमेज खराब हो जाएगा। इस सबसे प्रिंस को भी फील होने लगा था कि थिया कुछ डिफरेंट है और कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो, कुछ ऐसा है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही थी, बहुत रात हो गई है और अभी कर्फ्यू का भी टाइम है, इसलिए आपको जल्दी से चले जाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही थी। तो वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और तभी उसे कपड़े धोने की साउंड आता है और वो थिया से पूछता है कि ये कैसा साउंड है। तो वो झूठ बोलने लगती है कि बच्चे खेल रहे होंगे उसी का आवाज होगा, पर प्रिंस कहता है नहीं ये कपड़े वॉश करने का साउंड है, और कहता है क्या तुम लोग लो रैंक वाले स्लेव के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ये रूल है कि 9 बजे के बाद कोई भी मेड काम नहीं करेगी, क्या तुम लोग फिर भी काम करवाते हो, कहकर वो चेक करने जा रहा था। थिया उसे रुकने की कोशिश कर रही थी पर वो किसी की बात नहीं सुनता और वो अंदर चेक करने जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि वांदा कुछ लेने के लिए अंदर गई थी। इतने में वहाँ पर थिया जाती है और वो कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे गंदे कपड़े मैस हुए पड़े हैं, इसलिए मुझे शर्म आ रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे छुपाना चाहती थी। वो कहता है कोई बात नहीं, कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वांदा आती है तो थिया उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम कितना शोर करती हो, क्या तुम प्रिंस को अट्रैक्ट करना चाहती थी। तो वो कहने लगती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि वो वापस आए थे, मैं नॉर्मली कपड़े वॉश कर रही थी और पानी खत्म हो गया था इसलिए लेने गई थी। फिर भी वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वांदा सोच रही थी कि तुम जितना ज्यादा डरोगी मेरे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपने इमोशन को सो ही नहीं कर पाओगी। दूसरी साइड जैक्सन प्रिंस को कहता है कि आप तो थिया के साथ बाहर गए थे, आपको खुश होना चाहिए, पर आप सैड क्यों लग रहे हैं। तो वो कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ डिफरेंट है। जैक्सन कहता है हो सकता है कि यही उसका ट्रू फेस हो, पर प्रिंस मना करते हुए कहता है कि कुछ तो है, 7 दिन के बाद क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन होने वाला है, उस दिन सच क्या है मैं पता लगा लूंगा। नेक्स्ट सीन हमें 7 दिन के बाद का दिखा जाता है, जहाँ पर थिया अपने एक मेड पर गुस्सा कर रही थी कि ये कपड़े छोटे पड़ रहे हैं, मैं इसे कैसे पहनकर क्राउन प्रिंसेस के सिलेक्शन में जाऊँ। तो मेड बताती है कि ये ड्रेस तो आपके पुराने साइज के हिसाब से बना है, लगता है कि आपका वेट थोड़ा बढ़ गया है, पर वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो खुद को शांत कर रही थी। इतने में वहाँ पर वांदा खाना लेकर आ जाती है और उसे खाने के लिए कहती है, पर वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम देख नहीं रही हो कि मैं परेशान हूँ। तो वो माफी मांगते हुए अपना काम करने लगती है। तभी थिया सोचती है कि क्राउन प्रिंसेस के सिलेक्शन में वेट की भी मेजरमेंट होगा, तो फिर मैं बाकी सबसे कैसे कंपेयर करूंगी, और फिर वो डिसाइड करती है कि उसकी जगह पर वांदा जाएगी। तो वो खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि उसी ने ही तो ये सब कुछ किया था। उसके बाद वांदा की बॉडी चेकअप हो रही थी, तो वो ऑलरेडी कहती है कि प्रिंस आपसे मिल चुके हैं तो क्राउन प्रिंसेस भी आप ही बनेंगी, बस 3 दिन के बाद रिजल्ट आने का वेट कीजिए। तो वो थैंक यू कहकर बाहर आ जाती है। तभी थिया पूछने लगती है कि सब कुछ कैसा रहा। तो वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, प्रिंस आप ही को लाइक करते हैं और 3 दिन के बाद आप ही क्राउन प्रिंसेस बनेंगी। तभी थिया सोचती है कि हर लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ जाता है, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी, और वो अपना मास्क खोलकर उस पर गुस्सा करते हुए जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए कह रही थी। इतने में वहाँ पर जैक्सन आ जाता है तो थिया जल्दी से अपने फेस को कवर कर लेती है, और फिर जैक्सन वांदा से कहता है कि प्रिंस आपको मिस कर रहे थे और उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर थिया धीरे से कहती है कि उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है, ऐसा वैसा कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वांदा प्रिंस से मिलने जाती है और फिर प्रिंस से कहती है कि आपको गार्ड बनने में अच्छा लगता है। तो वो एक्साइटेड होते हुए पूछता है क्या तुमने मुझे पहचान लिया। वांदा कहती है हर पर्सन का ऑरा डिफरेंट होता है और आपका ऑरा तो स्पेशल है, इसलिए पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। ये सुनकर वो याद करने लगती है कि पहले भी उसने ऐसा ही बोला था, और वो खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम ही हो। तो वो पूछती है कि और कौन हो सकता है। प्रिंस कहता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, और बताता है कि कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा और उसे अपनी
मॉम का ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि इसे उतारना मत, मैं बस तुम्ही से मैरिज करना चाहता हूँ। तो वो हाँ कहती है। ये सब कुछ देखकर थिया सोच रही थी कि प्रिंस को डाउट होने लगा है, ज्यादा दिन तक ये सब नहीं चल सकता। बस 3 दिन के बाद मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊँ, उसके बाद मैं उसे हमेशा के लिए डिसअपेयर कर दूंगी। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वंदा खुद ही को थप्पड़ मारते हुए कह रही थी कि मैं हमेशा आप ही की स्लेव रहूंगी, और ऐसा करने को थिया ने कहा था। और फिर उसे वो ब्रेसलेट ले लेती है और कहती है कि तुम इसे नहीं पहन सकती। तभी एक और मेड बहुत सारे स्ट्रीम्स लेकर आती है और वांदा से कहती है कि कल प्रिंस आने वाले हैं, इसलिए तुम इन सभी को पिल करो। तो वो हाँ कहकर अपना काम करने लगती है। तभी थिया अपने कमरे में जाने लगती है और वो जाते जाते वांदा को बुली करती है और कहती है कि तुम बस एक मेड हो, अपना काम अच्छे से करो। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वांदा अपनी मॉम की आखिरी निशानी को देखकर याद कर रही थी कि ये नेकलेस उसकी मॉम ने उसे उसके बर्थडे पर दिया था, और वांदा ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी होकर रिच बन जाएगी तो वो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाएगी। ये सब याद करके वो अपनी मॉम से माफी मांग रही थी कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, पर वो 3 दिन के बाद अपना रिवेंज ले लेगी। नेक्स्ट डे प्रिंस जब थिया से मिलने आता है तो वो उसे ब्रेसलेट के बदले एक स्कार्फ देती है जो कि हैंडमेड था, और उसकी डिजाइन प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है। तो थिया कहती है अच्छा हुआ कि आपको ये पसंद आया, मैंने रात भर जाग कर इसे अपने हाथों से बनाया था। वो तो उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब झूठ बोल रही थी, असल में तो उसने ये स्कार्फ वांदा से बनवाया था। तभी वहाँ पर वांदा श्रिम्स लेकर आ जाती है। तो थिया उसे सर्व करके कहती है कि आप एक बार इसे ट्राई करो, पिल किया हुआ श्रिम्स टेस्टी होता है और मैंने ये सारा श्रिम्स आपके लिए पिल किया है। प्रिंस कहता है श्रिम्स के सेल तो बहुत हार्ड होते हैं, अगर तुमने ये सब कुछ पिल किया है तो तुम्हें चोट लगी होती, पर तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं हुआ। तो वो ये झूठ बोल देती है कि उसने ग्लव्स पहना था इसलिए उसे चोट नहीं लगी। प्रिंस कहता है अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगी, वरना मुझे बहुत बुरा लगता अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगती तो। और फिर थिया उसे फूड सर्व कर रही थी, तभी प्रिंस नोटिस कर लेता है कि उसके हाथ कल से थोड़ा मोटा है। तभी वांदा कहने लगती है कल थिया ने एक टाइप का ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लिया था, इसलिए उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है। थिया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और बातों बातों में प्रिंस को पता चलता है कि उसे मेडिसिन की नॉलेज भी है। तो थिया कहती है हाँ मैं छोटे मोटे इलनेस का ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। प्रिंस कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे हेडेक है, मेरा भी ट्रीटमेंट कर देना। तो वो कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं। तभी वांदा कहती है प्रिंस आप बहुत ही हेल्दी लग रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ होगा, अब थिया से मजाक मत कीजिए। वो कहता है तुम तो थिया को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करती हो, तुम्हारे होते हुए कोई उससे मजाक नहीं कर सकता। और वो उसकी तारीफ करने लगता है। ये देखकर थिया कल के रिजल्ट के बारे में पूछने लगती है। तो बताता है कि तुम मॉम को भी पसंद हो और वो मैरिज की बात कर रहे थे, इसलिए रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, पर प्रिंस अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि अभी तक हमारा मैरिज नहीं हुआ, इसलिए अभी हमारा फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता। ये सुनकर थिया गुस्से में वांदा को चॉपस्टिक उठाकर देने के लिए कहती है। तो वो ऐसा ही कर रही थी। तभी प्रिंस नोटिस कर लेता है कि उसके हाथों में चोट लगी है, पर वांदा झूठ बोल देती है कि लकड़ी लाने के चक्कर में उसके हाथ में चोट लग गई है। तभी थिया गुस्से में उसे अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए भेज देती है और फिर प्रिंस को अपने गार्डन घूमने चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों गार्डन में होते हैं और थिया के दिए हुए स्कार्फ में बटरफ्लाई भी बैठ रहे थे। ये देखकर प्रिंस उसकी तारीफ करने लगता है कि तुमने कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की है, जो बटरफ्लाईज भी फूल बन रहे हैं, और पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा है। तो वो झूठ बोल देती है कि ये मेरा खुद का है। और फिर प्रिंस उसे एक पोएम का आधा कहता है और उसे पूरा करने के लिए कहता है, पर उसे तो ये सब कुछ नहीं आता था, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ कहकर वहाँ से भाग जाती है। और वो वांदा को अपना ड्रेस देते हुए जल्दी से जाकर प्रिंस के पोएम का रिप्लाई देने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो वांदा सोच रही थी कि अब तुम्हारे सफर करने का टाइम शुरू हो गया है। दूसरी साइड प्रिंस को थिया पर डाउट होने लगा था कि ये सच में थिया है, मुझे ऐसा स्ट्रेंज फील क्यों हो रहा है, अगर ये सच में थिया है तो उसने मेरे पोएम का आंसर क्यों नहीं दिया, और ऐसे एक्सक्यूज बनाकर भाग गई। तभी वहाँ पर वांदा थिया बनकर आती है और उसके पोएम का जवाब देती है, और फिर ऐसे ही दोनों पोएम में थोड़ी देर बात करते हैं। और फिर प्रिंस कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें पोएम आता ही नहीं, या फिर तुम टायर्ड हो गई इसलिए यहाँ से भाग गई। तो बात को संभाल लेती है और कहती है कि मैं ऐसे कैसे यहाँ से जा सकती थी। तभी प्रिंस वांदा की हेयर पिन सही करने लगता है और ये सब कुछ थिया देख रही थी और सोचती है कि प्रिंस मेरे साथ ही डिफरेंट ट्रीट करता है, और वो वांदा पर गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वांदा थिया को ऐसे जलिश होते हुए और डरते हुए देखकर खुश हो रही थी। और फिर प्रिंस बातों बातों में वांदा का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पे लगे चोट को भी देख लेता है, पर वो कुछ पूछता नहीं। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में थिया अपने मॉम को मना रही थी कि हम वांदा को सेल कर देते हैं, कल मेरी मैरिज प्रिंस से हो जाएगा और फिर मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी, उसके बाद हमें उस वांदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों ना हम उसे सेल कर दें। तो उसकी मॉम को भी अपनी डॉटर की बात मानना पड़ता है। ये सुनकर थिया खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि तुम इतनी इजीली नहीं मरोगी, बल्कि टॉर्चर हो कर मरोगी। और फिर वो नाइफ लेकर वांदा के पास जाती है उसका फेस खराब करने के लिए, पर वांदा उठ जाती है और उसे रोकने लगती है। तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस को सेड्यूस करने की, आज मैं तुम्हारा फेस ही खराब कर दूंगी तो तुम उसे सेड्यूस ही नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है अगर मेरा फेस खराब हो गया तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी। थिया कहती है कल मेरा मैरिज हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो उससे बचने के लिए धक्का दे देती है और फिर वो
वो वहाँ पॉइजन की गैस की वजह से बेहोश हो जाती है। ये देखकर थिया खुश हो रही थी कि मैंने पहले ही ये सब कुछ प्लान किया था और वो उसका फेस खराब करने वाली थी, पर वो खुद भी बेहोश हो जाती है। तभी वांदा जग जाती है और उसी ने ही उसे बेहोश किया था। उसे पहले ही थिया के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो पॉइजन से बचने के लिए मेडिसिन खा लिया था और वो बेहोश होने का एक्टिंग कर रही थी और कहती है अब वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा था, पर मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ। तभी एक ओल्ड लेडी वहाँ आने लगती है तो वांदा छुप जाती है और वो थिया को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे सेल करके मैं तो रिच हो जाऊंगी। असल में वो वांदा को लेने आई थी, पर वहाँ पर थिया को देखकर उसे ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थिया की मॉम उसे ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। इतने में वहाँ पर वांदा आती है और पूछती है कि क्या हुआ। उसे देखकर मॉम शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे हो, और उसे समझ आ जाता है कि उसके बदले थिया को वो लोग लेकर गए हैं और वो अपने डॉटर को बचाने भागती है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी डॉटर को लेकर आ गई थी और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई कस्टमर मिला था, तो वो बताती है कि 6 कस्टमर मिले थे। तो वो ये बात किसी को भी बताने से मना करती है, अगर ये बात किसी को पता चल गया तो हम बचेंगे नहीं। इतने में ही एक मेड आकर बताती है कि प्रिंस घर वाले मैरिज के लिए आ गए हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर प्रिंस घर वाले मैरिज प्रपोजल देते हैं और ये सब कुछ थिया अपने रूम में रहकर सुन रही थी और वो वांदा पर गुस्सा करती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया था ना, मैं बेहोश कैसे हो गई। तो बता रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी आपके साथ बेहोश थी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, पर वो उस पर गुस्सा कर रही थी और उसे मारने वाली थी। इतने में उसकी मॉम आकर उसे रोक देती है तो वो कहने लगती है कि इसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसे तो मैं मार डालूंगी। वांदा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी बेहोश थी और जब होश में आई तो मैं अकेली वहाँ पर थी। तो मॉम कहती है तुम्हारे बदले वांदा मैरिज पर जाएगी। ये सुनते ही थिया गुस्सा हो जाती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, मुझे क्राउन प्रिंसेस बनना है, आप ऐसा कैसे कर सकती है। तो बताती है कि मेरे से पहले बॉडी एग्जामिनेशन होगा और तुम अपना इनोसेंस खो चुकी हो, अगर ये बात किसी को पता चल गया तो वो लोग हमें मार डालेंगे। पर वो कुछ नहीं समझ रही थी और कहती है कि मैं ही क्राउन प्रिंसेस बनूंगी। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, बॉडी एग्जामिनेशन के बाद मैं वांदा से तुम्हें बदल दूंगी और तुम ही क्राउन प्रिंसेस बनोगी। तो मान जाती है और सोचती है कि क्राउन प्रिंसेस बन जाने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। मॉम वांदा से कहती है कि एक लास्ट टाइम मेरी डॉटर की हेल्प कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी और एक बहुत बड़ा अमाउंट भी दूंगी। तो मान जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वांदा ने ही कुछ लोगों को पैसे दिए थे थिया के कस्टमर बनने के लिए और सोचती है कि आप खुद ही मुझे ये चांस दे रही है तो बाद में दूसरों को ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में वांदा की बॉडी एग्जामिनेशन हो जाती है। उसके बाद थिया वहाँ पर जाती है और वांदा को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वांदा कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर वो उसे रोककर उसे ही थप्पड़ मार देती है। इसे वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो वांदा कहती है मैं तुम्हें हिट कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे स्लेव हो। तो वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं मिनिस्टर की डॉटर हूँ। वांदा कहती है मिनिस्टर की डॉटर को सूट करना आता है क्या, तुम्हें आता है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, क्या तुम हो, मेरे पास उनका ब्रेसलेट भी है, क्या तुम्हारे पास है, सबकी नजरों में मैं मिनिस्टर की डॉटर हूँ और तुम क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हो। तो वो कहती है कि कंफ्यूज मत करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी वांदा उसे याद दिलाती है कि तुमने मेरी मॉम को बचपन में मारा था। थिया को सब याद आ जाता है और वो कहती है इसका मतलब वो छोटी सी बच्ची तुम हो और तुम यहाँ रिवेंज लेने आई हो। तो वो कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो कोई तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करेगा। ये सुनकर थिया घबरा जाती है और वो बाहर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि मैं रियल हूँ और ये फेक है। दोनों को देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं, क्या मिनिस्टर की 2 डॉटर है। इतने में वहाँ पर प्रिंस आ जाता है तो थिया कहने लगती है कि मैं रियल हूँ और ये फेक, प्लीज मुझ पर बिलीव करो। तो वांदा भी कहती है कि मैं रियल हूँ और ये फेक, इसकी बात आप मत सुनो। तभी थिया की मॉम भी आ जाती है तो थिया उसे कहने लगती है कि मॉम आप सबको बताओ कि मैं रियल हूँ। वो कुछ कहती है इससे पहले ही वांदा कहती है कि तुम मेरी तरह दिखती हो, इसलिए हमने तुम्हें प्रोस्टिट्यूट के काम करने से बचा कर लेकर आए और हमारे यहाँ मेड रखा, पर तुम मेरी ही जगह लेना चाहती हो। और फिर वो मॉम के क्लोज जाकर कहती है कि आप यही बताइए कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, अगर आपने सच बताया तो फिर से बॉडी एग्जामिनेशन होगा, उसमें सबको सच पता चल जाएगा कि वो वर्जन नहीं है। उसके बाद वो लोग हमारे क्लैन को तो मारेंगे ही मारेंगे, साथ में आपके रिलेटिव्स भी मारे जाएंगे, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। तो मॉम थिया से कहती है कि हमने तुम्हें रेस्क्यू किया और तुम हमसे ही रिवेंज ले रही हो, और वो यही बताती है कि वांदा रियल है और थिया फेक है। तो थिया कहने लगती है मॉम ये आप क्या कह रही है, मैं आपकी रियल डॉटर हूँ। तभी प्रिंस भी पूछता है कि आप सच तो बोल रही है ना, आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही। तो मॉम कहती है मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, मेरे पास में जो है वो मेरी रियल डॉटर है और वो झूठ बोल रही है। तो प्रिंस थिया को पकड़कर जेल में डालने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी रियल डॉटर हूँ, पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। इससे थिया गुस्सा हो जाती है और कहती है आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, आप लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे, ये सच कभी ना कभी तो बाहर आएगी, आप इसे हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते, उस दिन आप सब साथ में मरोगे। और फिर जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे तो वो वहाँ से भागने लगती है और उसकी मॉम ही उसे शूट कर देती है और वही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वांदा सोचती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे फैमिली मेंबर के हाथों में हुई जिससे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। और फिर मॉम वांदा से कहती है कि आज से तुम मेरी एक लौती डॉटर हो, हम दोनों को साथ में मिलकर सब कुछ सफर करना होगा। तो वो कहती है कि मैं समझ गई। उसके बाद प्रिंस और
वांदा की मैरिज सेरेमनी शुरू होती है। तभी जैक्सन कहता है कि अभी भी इसकी आइडेंटिटी सस्पिशियस है। प्रिंस कहता है तो क्या हुआ, ये वही है जिसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसने वांदा के हाथों में चोट नोटिस कर लिया था और उसे पता चल गया था कि ये वही है जिसे वो लाइक करता है। और फिर दोनों की मैरिज हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।